ईमानदारी से जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई कर रहे हैं, वापस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डेली रिपोर्ट अभी भी भेजना चालू रखे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो हमारा जो होना था वो हो गया, अब सर अपने घर हम हमारे घर, उनको मैं फिर से बता देता हूँ कि नहीं, आप अपने घर हैं ही, मैं मेरे घर हूँ ही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भी तरह की इनपुट चाहिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को इनपुट देने में। सो 2-3 रिक्वेस्ट भी आई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। फरवरी, मार्च पीक सीज़न होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट मिलता है। लोगों को रिज़ल्ट मिलना शुरू हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल चालू करिए और जितने भी लोगों से अब तक आप मिल चुके हैं पूरे साल में, बात कर चुके हैं, एक बार उन लोगों से वापस मिलना शुरू करिए। बॉम्बे के लोग थोड़ा-सा सावधान रहिए क्योंकि वहाँ पर सुना है वापस से तकलीफ शुरू हो गई है। अकोला एंड नागपुर में लॉकडाउन कुछ पोर्शंस में डाल दिया है, ऐसा भी न्यूज़ आई है। सो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, वापस से सेकंड राउंड। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर जितने भी लोगों को आपने संपर्क किया है, उन सभी लोगों को वापस से एक बार टच करिए। फरवरी, मार्च का टाइम डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है। नॉर्मली नेचुरली नहीं लेते हैं, तो अभी उनको मजबूरी में लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उस समय हम होने चाहिए, है ना? मैंने अहमदाबाद का एक किस्सा सुनाया है आपको। अहमदाबाद में बहुत बड़े-बड़े पौड़ होते हैं, मोहल्ले बोलते हैं, अपन नॉर्मली मोहल्ला बोलते हैं, वहाँ पर पौड़ बोलते हैं उसको। गणेश भिड़े जी, वहाँ पर ऐसी-ऐसी पौड़ होती है कि एक ही मोहल्ले में 7-7 पीढ़ियाँ होती है। बारात उस मोहल्ले से बाहर नहीं गई होती है। ना 7-7 पीढ़ियाँ, वहाँ पर मुंबई में चौल बोलते हैं उसको, है ना? तो वहाँ पर 7-7 पीढ़ियाँ एक ही मोहल्ले में होती है और बारात बाहर नहीं गई होती उस गेट के बाहर, ऐसा ऐसे वहाँ पर बड़े-बड़े एरिया है। तो पता चला कि कैसे, तो अपन तो एमबीए गौतम भाई एमबीए तो रिसर्च करेगा, तो रिसर्च किया कि भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पता चला कि वो पुराने ज़माने के बने हुए घर है ना, तो आजकल तो क्या होता है, ओटला नहीं होता है, नहीं तो नॉर्मली पुराने घर जो होते थे वो एक तो मल्टी स्टोरी नहीं होते थे, कॉम्प्लेक्स या फ्लैट सिस्टम नहीं होते थे, घर होते थे। तो उसके घर के बाहर ऐसा एक 3 फीट का बाहर निकला हुआ एक स्पेस होता था, उसको ओटला बोलते थे। सभी लोग शाम को आकर वहाँ पर बैठते थे, ओटले में बैठते थे जाकर, है ना? तो वहाँ पर सुबह-सुबह है ना निर्मल जी, सुबह-सुबह एक व्यक्ति एक लड़का निकलता है उस ओटले पे दातुन करने के लिए, है ना? वो बबूल के दातुन आप लोगों ने देखे होंगे, बबूल के दातुन करने के लिए निकलता है और गली के इस घर के सामने ओटले पे बैठता है और रोड क्रॉस करके जो दूसरा घर है, उसके ओटले पे उस घर में से एक लड़की निकलती है और वो दातुन करने के लिए निकलती है और फिर ये दातुन 1-1 घंटे तक चलता है ना? और फिर प्यार हो जाता है, उस प्यार को दातन या लव बोलते हैं यहाँ पर, है ना? दातुन पे हुआ लव, तो दातुन या लव बोलते हैं उसको। सो अब दातुन या लव के बारे में सेल्स के रेफरेंस से हम लोग इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि दातुन या लव होता है आनंद तिवारी जी, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, नज़रों के तीर चलते हैं। अब वो दातुन करते-करते नज़रों के तीर चल रहे होते हैं। वो नज़रों के तीर होते हैं, उनकी एक खास बात होती है, निशाने पे ज़रूर लगते हैं। नज़रों के तीर कभी भी खाली नहीं जाते, वो असर ज़रूर करते हैं, निशाने पे लगते हैं। लेकिन उनकी एक दूसरी बात ये होती है प्रसन्ना जी कि वो तुरंत असर नहीं करते, टाइम लगता है उनको असर करने में। तो ऐसा कहा जाता है गणेश जी कि जब नज़रों के तीर चलते हैं तो निशाने पे लगते ज़रूर हैं और उनका असर ज़रूर होता है, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब असर हो तब आप वहाँ पे हो। नहीं तो क्या होता है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, ऐसा हो जाता है। तो आपने कॉल आपने कॉल की है सारी, बहुत सारी कॉल की है, उसमें 2 राय नहीं है, लेकिन अब जब क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और आप टच में नहीं हैं, कोई और ले जाएगा उसको। ऐसा खाली आपके साथ होता है ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना? अब जब हम लोग जब ट्रेनिंग का जो पीक सीज़न होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर उससे पहले एग्रेसिव नहीं करेंगे लोगों को संपर्क, अच्छा मेरी तो खास बात क्या है भैया, अपन तो ट्रेनिंग ले लो नहीं बोलते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, भैया अवेलेबल है, हिमांशु जोशी जिंदा है, धरती पर है और अभी भी ट्रेनिंग का काम कर रहा है। ये 3 चीज़ें उसको रेगुलर इंटरवल पे पता चलती रहनी चाहिए। ख्याल आ रहा है मैं क्या करूँ? तो आपको भी उन सभी लोगों को वापस से टच करिए जिन लोगों को आपने पूरे साल भर के दौरान टच किया या उससे पहले भी टच किया। सो एक तो ये बात हुई। दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर सरेंडर का कुछ, तो मैं फर्स्ट राउंड में कुछ सवाल जवाब लूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने बोला सर कुछ प्रश्न हैं उनके, आप थोड़े से हैंडल कर देंगे तो ठीक रहेगा। नॉर्मल कॉमन प्रश्न है, सबके काम के हैं। सो आप भी 2-3 ये मैं कवर कर लूँ, उसके बाद आप ओपन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझे एंड देन हम वो कीवर्ड्स के ऊपर जाएँगे। सो सरेंडर का काफ़ी बिकॉज़ ऑफ कोरोना और कुछ लोगों का वापस पटरी पे नहीं आया है मामला, तो सरेंडर को किस तरह से हैंडल किया जाए? सरेंडर को हैंडल करना बहुत आसान है। अगर आपने नीड एनालिसिस किया है, तो सरेंडर होने की संभावना कम हो जाती है और अगर होती भी है, तो उसको पूछिए आप।
अगर नीड एनालिसिस नहीं भी किया है तो भी पूछिए उसको कि जिस पर्पज से आपने, जिस उद्देश्य से पॉलिसी ली थी, क्या वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब नॉर्मली व्यक्ति सरेंडर करता है दो कारणों से, एक तो उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, खींचतान पड़ रही है, और या उसको जरूरत है ना, तो उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, नहीं मामा करता काना मामा, अच्छा तो जितना भी सरेंडर वैल्यू आएगा उतना काम लगेगा। वो इस तरह के, अच्छा उसका नहीं, आप भी समझिए इस तरह के जितने भी निर्णय होते हैं उसको हम इंपल्सिव डिसीजन कहते हैं। लिख लीजिए इस कीवर्ड को और इसको इस्तेमाल करिए शब्द का वहां पे, इंपल्सिव डिसीजन होते हैं, है ना। आपकी जिंदगी में जितने ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन होंगे उतना ही ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। जो कि धीरूभाई अंबानी का स्टेटमेंट कुछ और कहता है इसके बारे में, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन निर्मल जी, नॉर्मली आपने देखा होगा, और ये एग्जांपल बताना है उस प्रोस्पेक्ट को, ये एग्जांपल बताना है प्रोस्पेक्ट को। अगर उस व्यक्ति के पास सरेंडर करने की बात कर रहा है, मतलब पैसे के कई खींचतान है, पैसे के खींचतान है, मतलब उसको शो मी मनी वाला शीट यूज करके पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन उसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं दिनेश जी। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हिमांशु जी, कि आप अगर, और ये एग्जाम्पल कैसा है, नोन टू अननोन, ठीक है, परिचित से अपरिचित, तो उसको तुरंत दिमाग में लाइट भी होगी। आप गौर करना, और भी अगर आपके घर में ऐसा सिस्टम है कि आप सामान की लिस्ट बनाते हैं, महीने के सामान की लिस्ट बनाते हैं और वो बनिए को दे देते हैं जाते वक्त, प्रसन्ना, प्रसन्ना गांधी, आप बनिए की सामान की लिस्ट बनाते हैं महीने की ग्रोसरी की, और वो जाते वक्त वो किराने की दुकान को दे देते हैं कि भाई पैक करके रखना, मैं लौटते वक्त ले आऊंगा, और उस समय बिल आता है आपका 3,000 रुपया। अब ध्यान से सुनना, ये 3,000 रुपए का बिल क्या हो जाता है अगर आप वहीं खड़े होकर सामान बंधवाते हैं तो, ठीक है। तब लिस्ट तो दे दी उसको आपने, अब वो लिस्ट बांध रहा है, बोले सेठ रुको मैं अभी देता हूं आपको, यहीं रुको अभी बांध देता हूं, 2 लड़के लगेंगे तुरंत हो जाएगा। लेकिन तब बिल 3,000 का नहीं आता है, 3,500 का आता है। क्यों? बहुत सिंपल है राजेश सक्सेना जी, क्योंकि वहां खड़े खड़े आपको चीजें दिख रही है, आपको दिख रहा है अरे ये अखरोट क्या भाव है भैया, टेस्ट करा, अच्छी है, चल 200 ग्राम इसको भी बांध दे, और ये अच्छा ये तो काला नमक, अच्छा ये भी दे दे। तो अब अचानक से आपको याद आने लगता है कि अरे वो मसाला भी चाहिए छाछ के ऊपर लगाने वाला, और तब आपको अचानक से याद आता है कि चॉकलेट भी तो ले लेते हैं ना बच्चे के लिए कभी कभी। तो आपका वहां खड़े खड़े जो विजिबिलिटी है उसकी वजह से आपका बिल बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल को मैं कैसे सरेंडर वैल्यू के साथ कनेक्ट करता हूं। लेकिन अगर यही खरीदारी का ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपके पास होता, पहला पर्ची लिस्ट दी, पैक करके रखना, लौटते वक्त ले जाऊंगा, 3,000 का बिल, वहां खड़े खड़े पैक करवाया, 3,500 का बिल। लेकिन यही चीज अगर दुकान में घुसने का चांस मिल जाए आपको, उसकी छोटी सी दुकान है, उसके अंदर एक राउंड लगाने का, छोटी दुकान होती है एक सर्कल लगा के एक गेट से घुसो दूसरे से बाहर निकल जाओ, तो यही बिल 4,000 रुपए का आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा, क्योंकि बाहर खड़े खड़े सारी चीजें नहीं दिख रही है आपको, सारी चीजें नहीं दिख रही है, तो अंदर जाने के बाद अंदर वाली चीजें भी दिखती है, तो आपको लगता है चलो मसाले वाली जो मिर्ची है वो भी ले लेते हैं अचार की, और साथ में थेपला ले लेते हैं, शाम को थेपला मिर्ची ही खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब अचानक से आपको पता चलता है अरे नमकीन भी है, 2 पैकेट नमकीन के भी हो जाते हैं, आपके 500 रुपए का बिल बढ़ जाता है। यही व्यक्ति जब बिग बाजार में शॉपिंग करने जाता है, 5,000 की शॉपिंग करके निकलता है। 3,000 रुपए का एक्चुअली खर्चा होने वाला था महीने का, 5,000 की शॉपिंग कैसे होता है? बिकॉज आपकी रीच में है, रीच में है, वो बिस्किट का पैकेट भी रीच में है, खाखरा भी रीच में है, एवरीथिंग इज इन योर रीच, हाथ टच कर सकते हैं, और वहां से बिल बढ़ जाता है। आप उस प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि सर देखिए ऐसा है कि जो चीज आपकी रीच में है ना, वो नुकसान करती है आपके लिए, समझ लेना बहुत ध्यान से, ये क्लासिक एग्जांपल है उसका। आप ध्यान से सुनिए, एफडी जो करवाई थी लोगों ने लॉकडाउन के दौरान, सबसे पहले एफडी टूटी, क्यों? क्योंकि एफडी तोड़ना आसान है, वो आपके रीच में है ना, वो कन्वीनियंट है, सिंगल क्लिक करो एफडी टूट जाती है। अब आप गौर करना निर्मल जी, एक एफडी जो बैंक से सर्टिफिकेट वाली होती है, और एक एफडी होती है जो आप अपनी ऐप में करवाते हैं, है ना, मोबाइल ऐप में आजकल होते हैं ना, बैंकिंग ऐप में सिंगल क्लिक में एफडी हो जाती है। ये सिंगल क्लिक वाली एफडी टूटती भी सिंगल क्लिक में है ना, तो वो पहले टूटती है क्योंकि वो आपकी रीच में है। बाद में वो ठीक है काम करते हैं, आज तो सैटरडे हो गया, कल संडे, मंडे को जाएंगे तब एफडी टूटेगी, एफडी तुड़वा लेंगे, तब तक हो सकता है कुछ अरेंजमेंट हो जाए या कुछ इंतजाम हो जाए। लेकिन अगर रात को 2 बजे आइडिया आया और एफडी बैंक में पड़ी है डिजिटली, तो रात को 2 बजे भी वो टूट जाती है एफडी, है कि नहीं? तो आपका ये जो इंश्योरेंस है ना सर, ये इसीलिए सरेंडर वैल्यू कम मिलती है आपको, ये इसीलिए रीच से बाहर रखा है, ताकि एक्चुअल जरूरत पड़ने पर वो काम लग सके। सो आप मुझे बताइए दिनेश जी, कि आप मुझे कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को सरेंडर करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नीड के लिए इस पॉलिसी ली गई थी, क्या वो नीड पूरी हो चुकी है?
अगर हाँ तो सरेंडर करवाइए, पर आपको पता है मोस्टली इस केस में जवाब ना ही आएगा, क्योंकि नहीं हुई होगी, तो पैसे की खींचतान इसलिए शायद वो ले रहा है। तो उसको बोलो कि तो अगर आपको कुछ इंतजाम करना ही है तो उन चीजों से करिए जो आपकी रीच में है, इस चीज को डिस्टर्ब मत करिए। क्योंकि एफडी का क्या है आनंद तिवारी जी, एफडी तो सपोज आपने आज करी 1 लाख की एफडी तुड़वा लिया आपने, चलो कोई बात नहीं, इस एफडी को आप हो सकता है अगली दिवाली पे बोनस आए तब वापस भी बना लो, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस तोड़ने के बाद जब आप वापस बनाओगे ना, तो बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसको तुरंत कैलकुलेट करके बताइए प्रीमियम का, कि आपने जब ये पॉलिसी ली थी उस समय आपकी उम्र 33 साल थी, अभी आपकी उम्र 41 साल है। अब 41 साल में सपोज आप बोले नहीं हिमांशु एक काम करो, अभी तो ब्रेक कर ही दो, अगले साल अपन कर देंगे, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको 42 की एज के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ प्रीमियम, कि ये जो चीज है, आप जो निर्णय ले रहे हैं, इसका असर न केवल अभी बल्कि आपके एफडी रिपीट करने में उतना नुकसान नहीं होगा, आप बना सकते हैं दूसरी एफडी, लेकिन इंश्योरेंस तोड़ दिया तो तोड़ने में भी नुकसान है और दूसरा नया लेना पड़ेगा ही, अदरवाइज नीड कैसे पूरी करोगे। तो मैं जब इस तरह से बात करता हूं तो वो व्यक्ति उसको वापस से लास्ट में रख देता है, बोले चलो ठीक है, एकदम मजबूरी आएगी तो ही इंश्योरेंस को टच करेंगे, तब तक के लिए जो चीज। अच्छा, इसका परिणाम क्या, प्रमाण क्या है, आप चेक कर लीजिए। आजकल म्यूचुअल फंड भी ऑनलाइन हो गए, सिंगल क्लिक में रिडीम करवाओ। 43,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड अप्रैल में जून में हुए, 17,000 करोड़ के अकेले जुलाई में रिडीम हो गए, अकेले जुलाई में रिडीम हो गए 17,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड, रीच में था। इंश्योरेंस रिडीम नहीं हुआ, डिले हुआ, कोई बात नहीं, रिन्यूअल करवा लेंगे, कोई बात नहीं, रिवाइव करवा लेंगे, तो उसको नीड पे ले। ये तो हुआ एक जवाब। दूसरा, राजेश जी आता हूं मैं आपके पास। दूसरा, आप मुझे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मुझे बार बार टॉर्चर कर करके मुझसे ले लें चीज। गौतम भाई, याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में जब बोलता हूं तो याद आता है ना। आप एक मुझसे लेटर ड्राफ्ट करवा लेना, वैसे आप भी कर सकते हो, ड्राफ्ट करके मुझे भेज देना। एक लेटर ड्राफ्ट करो, दिनेश जयचंद्र जी की इंग्लिश अच्छी है तो वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। दिनेश जी, उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एक लेटर ड्राफ्ट करिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है ना कि मुझे बीमा की जरूरत नहीं है, या वो बोलता है कि सरेंडर करूंगा, तो दो सेल्फ डिक्लेरेशन ड्राफ्ट करके रखिए कि मैं उर्वी सेठ ये पूरे होशो आवास में अपनी पूरी जानकारी में ये घोषणा करती हूं कि मुझे ये पॉलिसी सरेंडर करवानी है, और मैं ये जानती हूं कि जिस नीड के लिए ये ली गई थी वो नीड अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो नीड जब आएगी तब मुझे फाइनेंशियल तकलीफ होगी, पर मैं उसके लिए मेरे एडवाइजर दिनेश जयचंद्र जी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि ये मैं मेरी मर्जी से कर रही हूं। और ये लेटर जो है, ये साइन करके, वो साइन नहीं करेगा, मैं बता देता हूं, वो साइन नहीं करेगा, अपने को करवाने का मतलब भी नहीं है, अपना मतलब है मैसेज पास करना। उसको बोलना है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके आपको अपने परिवार को देना है ना, आप साइन कर दीजिए, मैं आपके परिवार को सौंप देता हूं कि भैया ये इन्होंने कर दिया था। क्योंकि कल को उठ के भाभी जी मेरे ऊपर वो गुस्सा करें कि आप भाई साहब, आप समझदार थे, आप एडवाइजर थे, आपने जोर क्यों नहीं दिया, आग्रह क्यों नहीं किया मेरे पति को, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो मैं तो बोल दूंगा देखो इन्होंने पूरे होशोवास में लिख के दिया था और आप ही संभालो इसको, कि ये बोल रहे हैं कि हाँ उस नीड के लिए पूरा नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए, एडवाइजर जिम्मेदार नहीं है। वो साइन नहीं करेगा, लेकिन आपका मैसेज पास हो गया, समझिए बहुत स्मूथली मैसेज पास हो गया। सरेंडर में इस चीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सेल्समैनशिप नहीं है, ये समझिए, हम गोली नहीं दे रहे हैं, हम कोई चालबाजी नहीं कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर आपने प्लान लिया है, अगर आपने मोहम्मद आलमगीर प्लान लिया है कि बच्चा 18 साल का होगा तब उसको 10 लाख रुपया मिलेगा एजुकेशन के लिए, और अभी आप जब वो 4 लाख का है तभी तोड़ रहे हैं, तो वो 18 साल में 10 लाख कहां से आएगा भैया, 10 लाख कहां से आएगा, है कि नहीं। तो कहलाएगा क्या कि प्लानिंग तो की थी लेकिन मिला कुछ नहीं। लोग ये नहीं देखेंगे कि बीच में तुड़वा लिया था 4 लाख के टाइम पे, लोग ये नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि आप इंश्योरेंस लेते हो तो सारी दुनिया को बोलते हो, लेकिन तुड़वाते हो तो किसी को नहीं बोलते हो कि मैंने तुड़वा लिया है बीच में, है कि नहीं। तो ये बोलेंगे ना सिर्फ, उतने में ही आधे सरेंडर तो वहीं खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब आता है कि नहीं उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, मजबूरी है, कैलकुलेशन करके बता दीजिए भाई। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब क्या है, आप आर्थिक चीजें कैलकुलेट करके बताइए। गौतम भाई, आप उसको बताइए कि ठीक है, आप ये 4 लाख रुपया सरेंडर का आ जाएगा आपके पास, वेरी गुड, 4 लाख सरेंडर का आ जाएगा। एक तो सरेंडर वैल्यू कट गई उसकी, तो लॉस होता है कि नहीं होता है,
उसको सरेंडर वैल्यू कम मिलने वाली है, तो उसका लॉस हो रहा है, वो लॉस एक तरफ रखो। उसके बाद उसको बोलो अब 42 की एज में आप वापस से इंश्योरेंस लोगे, जब इंश्योरेंस लोगे वापस, तब आपका कितना प्रीमियम ज्यादा जाएगा, तो अभी का प्रीमियम और उस प्रीमियम का डिफरेंस निकालो। हो सकता है 33 साल की उम्र में उसका प्रीमियम 33,000 आता हो, 42 की उम्र में 42,000 आएगा, तो ये जो 7,000 8,000 का प्रीमियम है, 9,000 का प्रीमियम है, ये उसको सिर्फ 1 साल के लिए ज्यादा नहीं देना है, ये पूरे टर्म के लिए ज्यादा देना है। तो वो कैलकुलेशन में लेकर और ये टोटल अमाउंट बताओ, और अब उसको बोलो कि देखो गौतम भाई, आप ये सरेंडर करवाते हैं तो ये कॉस्ट पड़ रही है आपको, ठीक है। अब इसकी जगह इससे कम में शायद अगर आप एक बार टेम्परेरी पर्सनल लोन ले लेते हो जाता है, क्योंकि पर्सनल लोन में कितना है, 4 साल में चुका देंगे आप, है कि नहीं? 4 साल में चुका आप बोल ही रहे हो ना, अगले साल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तब मैं नया कर लूंगा। अरे तब पूरा लमसम पेमेंट कर देना लोन का, 4 साल का भी ब्याज नहीं लगेगा। तो बजाज फाइनेंस में अप्लाई करो, अभी 4 लाख का लोन देके चला जाएगा आपको, है कि नहीं? अच्छा, तो अब आप बोलेंगे कि या वो प्रोस्पेक्ट बोलेगा, अरे ऐसे कैसे थोड़ी कोई लोन दे देगा, ऐसे कोई थोड़ी लोन देता है, मैंने ट्राई कर लिया। या आप उसको बोलो ट्राई कर लो। अब ध्यान से सुनना, बहुत गजब की चीज बता रहा हूँ निर्मल जी। अब उसको लोन अगर नहीं मिल रहा है ना, वो बोलेगा नहीं लोन नहीं मिला, उसको बोलो सोचिए सर, 42 की एज आपकी, सक्षम है, सबल है, समर्थ है, और आपकी स्थिति ऐसी है कि कोई लोन नहीं दे रहा आपको। 10 साल बाद जब बच्चा 18 का होगा और तब 10 लाख, अभी 4 लाख कोई नहीं दे रहा है 42 की उम्र में, और जब आप 50-60 की उम्र के हो जाएंगे तब आपको 10 लाख का कौन लोन देगा, पहले तो ये बता दो मेरे को। तो काहे ये सब करते हो यार, क्यों? ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तब उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि यार ये प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया है, ये वास्तव में जानता है कि ये क्या बात करे। प्रसन्न गांधी, समझ में आ रही बात? वो बोल रहा है मुझे कौन लोन देगा, भैया 33 साल में तुमको कोई लोन नहीं दे रहा, 50 में और दे देगा तुमको कोई फिर लोन, है ना? तो क्यों लोन लेना है आपको, क्यों लोन लेना, वैसे ही कोई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है अगर लोन नहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब है आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक को भी लगता है कि काम का आदमी नहीं है। ऐसे में तो और ज्यादा डामाडोल मत करिए, कम से कम अभी एक इंश्योरेंस पॉलिसी करके एसेट्स के कॉलम में कुछ है तो सही, बाद में तो एसेट्स के कॉलम में कुछ भी नहीं रहेगा आपका, है कि नहीं? लास्ट में उसको लगता है कि नहीं दादा आप समझ नहीं रहे हो, पैसे चाहिए, तो आप उसको पॉलिसी पे लोन दिलवाने की कोशिश करिए, सरेंडर करवाने के बजाय, अगर उतना मिल सकता है। वैसे भी सरेंडर वैल्यू का कुछ अमुक परसेंट तो मिल ही जाता है ना? सपोज 4 लाख का सरेंडर वैल्यू है तो उसका 75% जितना तो मिल ही जाता है लोन, तो 3 लाख मिल जाएगा, एक बार का 3 लाख में काम चला लीजिए। अगर किसी को देना है आपको 4 लाख, तो उसको बोलो ना, भाई 3 लाख देता हूँ ना तेरे को, मैं 3 लाख रख ना, बाकी लाख भी इंतजाम करता हूँ, कम से कम आपकी पॉलिसी तो नहीं टूटेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलिसी टूटने का मतलब क्या है पता है, उसका प्रीमियम कैलकुलेशन रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड दैट इज, वो बोलते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 वाला होता है ये। आप वो प्रीमियम वास्तव में लिटरली फालतू देते हैं। मैं तो बोलता हूं प्रसन्ना गांधी, यंग लोगों को बताओ ना, तो ये कैलकुलेशन करके जरूर बताओ कि आप सिर्फ अपनी होशियारी का, ये बोलो यंग लोगों को कि आप सिर्फ होशियारी लगाने का इतना कीमत चुकाते हैं। अरे मेरे को अभी कहां, अरे मेरे अभी उम्र तो देखो 27 साल है यार, तुम कहां रिटायरमेंट की बात करते हो। उसको बोलो ये डायलॉग कितने में पड़ता है आपको पता है, तुरंत कैलकुलेट करके बताओ उसको, ये डायलॉग कितने में पड़ेगा आपको, है ना? उसको बोलो जिंदगी ऐसे नहीं होती है यार, प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, स्टार्ट अर्ली, सेव रेगुलरली एंड इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। ये ऐसे ही नहीं बने हैं फॉर्मूले, ये फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना है ना? तो ये सरेंडर के टाइम पे मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं। तो मैंने 3 चीजें बताई सरेंडर में आपको, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन करवा दीजिए, या उसको कॉस्ट ऑफ वो बता दीजिए कि ये सरेंडर करने का कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको। और ये कॉस्ट सिर्फ सरेंडर वैल्यू कटने का नहीं है, ये है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट में शामिल होता है। ये सरेंडर वैल्यू के बारे में मैं नॉर्मली लोगों के साथ बात करता हूँ। राजेश जी को सवाल पूछ रहे थे। सर ये आप कह रहे थे ना कि इससे पूछिए कि आपकी ये प्रोडक्ट आपने जो लिया है कौन सी नीड क्या पूरी हो गई है। हाँ नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट अभी जब से आपसे बात हुई है पिछले 1-2 साल से नीड हाँ एनालिसिस की बात आनी शुरू हुई है। इससे हाँ पहले तो मिस सेलिंग ही हुई है। हाँ, तो लोगों को यही नहीं पता कि वो इंश्योरेंस उन्होंने किस चीज के लिए लिया है। वेरी तो गुड। लोग आंसर ही नहीं दे पाते। नॉर्मली मैंने कई लोगों से पूछा कि भैया ये किस चीज के लिए लिया था, ये बच्चे की एजुकेशन लिया था, अपनी मैरिज के लिए लिए, रिटायरमेंट के लिया था। तो लोगों को क्लियर ही नहीं है, तो उसका आंसर लोग नहीं दे पाते, इसलिए कहते हैं भैया और इंतजाम नहीं है। तो मुझे तो वेरी ये गुड, करना ही पड़ेगा टूर। और अच्छा नहीं, और अच्छा है ये तो, मैं तो कहता हूँ ये तो वरदान हो गया आपके लिए कि उसने नीड एनालिसिस किए बिना ले लिया था। समझिए इस चीज को, सर उसको बोलो कि मगर वो देखो, लोग उसके बाद भी मौका नहीं दे रहे हैं आज भी। देंगे ना मैं मौका मैं उसको। अपने पर्सनल घर की बात बताऊं, मैंने 2 लोग 3-4 लोगों को डायरी दी है। आज भी लोगों ने, साल भर हो रहा है डायरी नहीं भर रहे हैं। कह रहे हाँ हैं इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। मतलब हाँ, ऐसी ऐसी बात कि मैं थोड़ा, मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है। तो तो कह रहे हैं अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देंगे, अकाउंट नंबर चला जाएगा,
हाँ। ये चल देंगे तो ये चला जाएगा, ये तो खतरनाक डायरी हो गई। मैंने खतरनाक डायरी है तो उसका एक सोल्यूशन भी है ना, आप उसको सेफ में रखो। आप एक लॉकर ले लो, आप लॉकर में रख लो, घर पे किसी लॉकर में रख लो। चले नहीं तो गलत हो जाएगा, मेरा ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, मैं ये वो चला जाएगा। लोग भरने को तैयार नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन ही देने को तैयार नहीं, ये बात सुनने को तैयार नहीं कि एक डॉक्टर को भी 4 इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती तब डायग्नोसिस करके देता है। इस एग्जाम्पल को देने के बावजूद भी लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, तो हमेशा उस चीज को सुनिए। कैसे हाँ, सॉर्ट करूं? बिल्कुल प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे तो उसी के डायलॉग से आपको पता चलेगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। वो बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत खतरनाक हो जाएगी, लीक हो जाएगी। उसको अगर आप किसी को नहीं बताओगे ना, ये कहीं लिखोगे नहीं ना, तो ये किसी को पता नहीं चलेगा। 40,000 करोड़ रुपया बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा है, जो परिवार का हक था, वो आपके जैसे लोगों का पैसा पड़ा है। परिवार वाले मंजीरे बजा सर रहे हैं और ये बैंक भी वाले कर रहे एग्जाम्पल हैं। दिया है, ये भी तो बता दिया है। रुको तो सही, आता हूँ। तो आप क्या करिए, समझिए इस चीज को राजेश जी। मैं ये मेरा सिद्धांत यूनिवर्सल सिद्धांत है, सुनना बहुत ध्यान से। अगर आपने 100 डायरी बांटी है, 100 10 जो भी कैलकुलेशन आपका, मैं 100 से एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 100 डायरी बांटी है, आपको 30 एक लोग ऐसे मिलेंगे, 100 में से 30 लोग ऐसे मिलेंगे जहां पर आपने वो डायरी दी और कुछ नहीं हुआ। शायद हो सकता है उन्होंने भजिया खा लिया उस डायरी के ऊपर, ठीक है, या इस तरह के फालतू जवाब देंगे। वो 30 डायरी ऐसे लोगों के पास जाएगी जो लेंगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, सीरियसली लेंगे, पर वो ऐसे कुतर्क करके भरना मना नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं निकला, सीरियसली नहीं लिया, ध्यान नहीं लिया, पर डायरी है, उनको पता है, तो उनको थोड़ा पुश करने से हो जाएगा। 3 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो सीरियसली लेंगे इस डायरी को, भरेंगे और उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे आपको। और 10 लोग ऐसे होंगे जो बड़े ही कमाल के होंगे, आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसको खुद अपडेट कर रहे होंगे। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो 3.5 लाख से ज्यादा डायरी दे चुका हूं मैं। तो मेरे पास जो फीडबैक आता है वो ये आता है कि नॉर्मली 30 to 40% डायरी वेस्ट जाती है। तो मैं उनको बोलता हूँ वो वेस्ट नहीं गई है, बिकॉज आपको ये पता नहीं था कि किसको देना वेस्ट है और किसको देना वेस्ट नहीं है, इसलिए आपको 100 डायरी बांटनी पड़ी। तब अगर आपको डायरेक्टली पता ही चल जाता कौन 60 लोग है, तो आप डायरेक्ट उनको ही देते ना, तो वो तो अपने को पता नहीं चलता है, इसलिए 40 डायरी आपको। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, जो किसान होता है वो बीज डालता है, तो सारे बीज नहीं पकते हैं, कुछ बीज चिड़िया खा जाती है, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, कुछ उगते हैं। जो उगते हैं उनमें भी कुछ में कीड़ा लग जाता है, कुछ फसल में कन्वर्ट होता है, इसीलिए वो गिन के बीज नहीं डालता है, ऐसे बांटता है। तो अच्छा, तो आप बोलेंगे नहीं सर आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मैंने तो 100 डायरी बांटी, उसमें से 70 से 80 लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो ये मैंने पहले से ही बोल रहा हूं, इसका मतलब है सेगमेंट चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब है आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो शायद सही नहीं है। उदाहरण के तौर पे राजेश जी, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को बोल रहा हूं कि भैया आप ट्रेनिंग ले लो, वो बोलते सर पैसा ही नहीं है। अच्छा सर ट्रेनिंग ले लो, बढ़िया काम लगेगा और भी तुमको, अरे सर पैसा ही नहीं है। अरे प्रसन्ना गांधी ट्रेनिंग ले लो, तो मैं चेक करूंगा ना यार, 10 लोगों में से 8 लोग बोल रहे पैसा नहीं है, तो मैंने लिस्ट चेक करूंगा तो पता चला सारे एमबीजी वाले एजेंट है, 12 पॉलिसी नहीं कर पाते साल की। अब देखो सबसे ज्यादा उन्हीं को जरूरत है ट्रेनिंग की। निर्मल जी समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत एमबीजी वालों को है, लेकिन क्या वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर है? नहीं, वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। अच्छा, तो मैं अब एमडीआरटी सीओटी टीओटी के पास जाता हूं, वो बोलते हैं अब तू हमको सिखाएगा, हम ऑलरेडी तेरे बिना एमडीआरटी करके बैठे, तेरे जैसे तो रोज आते हैं। तो क्या वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर है? नहीं, मेरे पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं बड़े दुख के साथ निर्मल जी बता रहा हूं आपको, मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, वो लोग कौन लोग हैं? वो एमबीजी वाले लोग नहीं है, वो टीओटी सीओटी नहीं है। टीओटी सीओटी मैं जानता हूं, ऐसे मेरे पास लिस्ट है उन 1000 लोगों की जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं इंश्योरेंस से, 5 पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने चारों तरफ टीओटी का एक ऐसा घेरा बना रखा है कि मैं जानता हूं सब कुछ, अब मुझे कौन सिखाएगा, है ना? तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैं क्या राजेश सक्सेना जी बैठ जाऊं, उन्हें मुझे पता है वो लोग नहीं करने वाले, वो मेरी ट्रेनिंग भी नहीं लेंगे, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति जो चाहता है कि 10-15 पॉलिसी, 12-20 पॉलिसी हो रही है, मुझे 50 तक पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है, तो मैं उन लोगों को ढूंढूंगा। लेकिन क्या मुझे सपने में आता है कि कौन वो लोग हैं? नो। तो इसलिए मैं सब लोगों को अप्रोच करूंगा, उसमें से कुछ लोग, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। राजेश जी मुझे बताइए, ये जो अपना पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं सेल्स सिखा रहा हूं आपको, सेल्स सिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? सब बनेगी, ओके। बनेगी सर, कौन बोला और 100% बोलिए? बनेगी, 100% बनेगी 100% बनेगी बनेगी। सर। वेरी गुड। सो बीजेपी की गवर्नमेंट कौन बनाएगा? बीजेपी के फॉलोअर कि ममता के फॉलोअर? सब ममता के फॉलोअर। नो, दिनेश जी ममता बीजेपी के खुद फॉलोअर बनाएगी नहीं सर, बनाएंगे। ममता का खुद का गलती बना देगी सर।
बीजेपी का फॉलोअर बनाएंगे। नो आनंद जी, बीजेपी के फॉलोअर बना सकते ना, तो राजस्थान में और एमपी में हालत खराब नहीं होती, और उनकी हालत खराब नहीं होती छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में, उनकी हालत खराब नहीं होती दिल्ली में, अगर बीजेपी के कोई भी पार्टी, खाली बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी की सरकार उसके फॉलोअर्स बना ही नहीं सकते हैं। ये याद रखना मेरी बात जिंदगी में, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, ये हर कोई नहीं बता पाएगा। कोई भी पार्टी की सरकार उसके फॉलोअर्स बना ही नहीं सकते, कोई भी पार्टी की सरकार गिरा नहीं सकते उसके विरोधी। तो ये सरकार बनाता कौन है? ये सरकार बनाते हैं वो बीच के 30% लोग जो लास्ट 1 महीने की घटनाओं से डिसीजन लेते हैं, जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया था क्या करना है। राइट सर, यस यस। तो पूरा अटल बिहारी वाजपेयी ने गजब का काम किया, लेकिन लास्ट महीने में प्याज 35 रुपए किलो हो गया साला, अटल को तो गिरा ही देना है, ये वो लोग गिरा देते हैं। ठीक है, इसीलिए आप गौर करना, जब भी कोई गवर्नमेंट चुनाव आता है तो विरोधी पार्टियां इस तरह के आंदोलन लेकर आती है, किसान आंदोलन, फिर उसके बाद वो लेकर आएगी पटेल आंदोलन, उसके बाद वो लेकर आएगी पेट्रोल बढ़ गया है, कांदा बढ़ गया है, प्याज तेल बढ़ गया है। आप देख रहे चुनाव के बाद वो मुद्दा अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो अनिर्णय की स्थिति वाले लोग है ना, जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया कि इधर जाएं कि इधर जाएं, वो लोग रातों रात एक वो कौन सा दिल्ली में बाग था, शाहीन बाग, वो लोग रातों रात शाहीन बाग के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं, बोले नहीं यार ये सीएए तो गलत कर दिया, और उसको फुल फॉर्म पता नहीं है सीए का, लेकिन वो बहाव में आकर, तो आपके अब सेल्स के ऊपर कैसे लागू पड़ता है राजेश जी, आपका एक्चुअली पैसा कहां से आएगा? जो लोग डाई हार्ड इंश्योरेंस के फॉलोअर है ना, वो आपका इंतजार नहीं करेंगे कि आप आकर उसको प्लान बताओ और वो डिसीजन ले, वो ऑलरेडी ले चुका होता है डिसीजन। जो एंटी इंश्योरेंस है ना, जो म्यूचुअल फंड लूंगा, मैं गोल्ड में लूंगा, वो भी आपके काम के नहीं है। आपके काम का कौन है? जो अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मेरे पास ये जो 40,000 रुपए इसका मैं करूं क्या। ठीक है, तो अब जो पहले पहुंच जाएगा और जो उसको प्रभावित कर देगा, वो लेके चला जाएगा वो पैसा। अभी म्यूचुअल फंड वाले प्रभावित कर देते हैं, टेम्पररीली लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, बाद में भले ही रिडीम हो जाता है, पर एक बार के लिए टेम्पररीली। तो आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, चेक हमें उसको हमेशा चेक करते रहिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैं भी, और मैं एक भी बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं गौतम जी जो मैं खुद नहीं करता हूं। दक्षा जी, मैं जब एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के शेयर्स की बात करता हूं, तो मेरे पास अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के टॉप 4000 लोगों के डेटा है जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। एडवाइजर की बात नहीं करूं मैं, मैनेजर्स, लीडर्स, डीओ की बात करूं, 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं वो लोग। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें से अभी तक एक भी व्यक्ति ने पैसा नहीं डाला है। 3-3 करोड़ कमीशन कमाने वाला व्यक्ति, 5-5 करोड़ कमीशन कमाने वाला व्यक्ति एक पैसा नहीं डाला है। क्यों? है ही नहीं, वो सोच नहीं पाते हैं इन चीजों के बारे में कि एक रिसोर्ट बनेगा। तो कौन सोच पाता है? वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस में अपना भविष्य बनाना चाहता है। आपको ऐसे, मुझे तो नहीं पता इन 4,000 में से कौन है, बाकी 10-25,000 में से कौन है, 2.5 लाख में से कौन है, तो मुझे निरंतर प्रयास कर और मुझे फिल्टर करते रहना पड़ेगा। ओके, इस तरह का जो सवाल पूछ रहे हैं ना, अच्छा आपको जानकर आश्चर्य होगा, और आप भी ये बोलना शुरू करिए राजेश जी। आपके साथ मैं काफी लंबे समय से टच में हूं, मुझे लगता है कि आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, सभी लोगों को काम करना चाहिए। ऑब्वियसली अप प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं उसको, अप प्रोस्पेक्टिंग, यानी जो भी लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर उधर समस्या आ रही है तो एक लेवल ऊपर जाकर देखिए या एक लेवल विड्थ में जाकर देखिए, शायद आपको करेक्शन मिलेगा, वहां पर रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। और कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो मैं भी करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट, और तब मुझे ये पता चलता है कि मुझे कंटिन्यूस फिल्टर करते रहना पड़ेगा। मुझे जब प्रसन्ना गांधी फोन करके बोलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, प्रसन्ना ने फोन नहीं किया अभी तक, लेकिन अगर मुझे प्रसन्ना गांधी फोन करके बोलते हैं कि सर मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं लेकिन पैसे की सिक्योरिटी क्या, तो मैं उसको बोलता हूं अभी तुम्हारा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, तुम आईपीओ में आना भैया, तुम तो आईपीओ में आना, 350 रुपए का शेयर हो जाए तब, ठीक है, तुम आना। अभी तो वो मलाई वाले लोगों का है जो मेक माई ट्रिप में, प्रसन्ना गांधी मेक माई ट्रिप में जब इन्वेस्टमेंट हुआ था पहला, पेपर नैपकिन के ऊपर प्लान बताया था, पेपर नैपकिन के ऊपर, मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में हाजी अली पे, हीरापन्ना मार्केट है हाजी अली बॉम्बे में, कोई है बॉम्बे से यहाँ पे, है ना, तो वहां है ना हीरापन्ना हाजी अली पे, गणेश भिड़े जी, वहां पर मैकडोनल्ड नया नया खुला था उस समय, और मैकडोनल्ड में टिश्यू पेपर के ऊपर बताया था कि मैं ऐसी एक साइट बनाना चाहता हूँ कि लोग ऑनलाइन बुक कर सके, होटल ट्रैवल एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े, उनको ऑप्शन मिले। और पेपर नैपकिन पे सुन के जिसने पैसा दिया था, जिस व्यक्ति ने 9 करोड़ रुपया दिया था, उस व्यक्ति ने हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल 1000 गुना उसने पैसा बनाया। जो आईपीओ आने के बाद मार्केट में घुसते हैं, 324 रुपए का जब टाटा मोटर का शेयर हो जाता है और जब कोई खरीदता है ना, तो उसको 324 को 650 होने में 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, राइट।
लेकिन जो व्यक्ति 10 रुपए के टाइम पे घुसा हुआ होता है उसका 35 गुना हो चुका होता है। अब मुझे भी ये पता है, मुझे नहीं पता कौन है, तो मैं सबके साथ बात करता हूं, आपको भी सबके साथ बात करना पड़ेगा एंड देन सिम्टम्स लेना पड़ेगा। ओके, ये प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि ये तो लीक हो जाएगा, तो उसको बोलो कि सर तब तो खास लिखना चाहिए आपको, क्योंकि आपके अलावा ये किसी को नहीं पता है अगर, तो बैंक वालों को मजे हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 40, मैंने वो डिटेल भेजी है आपको, फोटोग्राफ भेजे 40,000 करोड़ वाले न्यूज के, है ना। यस सर। तो वो प्रोस्पेक्ट को बताइए कि ये ऐसे ही लोगों का पैसा है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों का पैसा है। ठीक है। इस हद तक मेरा, मैं तो फैमिली काउंसलिंग करता हूं, अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है गुजरात का, तो वो कितना क्लासिक केस है। पति सीए, आनंद तिवारी जी पति सीए है, ठीक है, और पति की हो गई मृत्यु, बच्चे को ट्यूशन से लेकर आ रहा था, बच्चा पीछे बैठा है गाड़ी में, और चालू गाड़ी में हार्ट फेल हो गया उसका, गाड़ी चल रही है, टकराई वो जब गाड़ी, तब पता चला कि अरे ये तो भाई साहब निकल गए, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि पति सीए है, सब देख लेंगे, है ना। उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं है, बाकी के 3 पार्टनर्स ने मिलके बोला कि नहीं ये तो ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन दिखाता है किसी को भी ऐसे जमाने में। तो अभी क्या हो गया कि उस व्यक्ति की जीरो इनकम है, उस लेडी की जीरो इनकम है, डिपेंडेंट है अपने, जबकि उसका मतलब आप देखिए कि अच्छा, कार का इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसा नहीं, कार उठा के ले गए वो लोग, लॉकडाउन हो गया, कार, बैंक वाले कार उठा के ले गए, कुछ पता ही नहीं है, अभी भी वाइफ को कुछ पता नहीं है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, वाइफ को कुछ भी पता नहीं, इस हद तक पता नहीं उसको। ये डायलॉग मैं क्यों बोल रहा हूँ राजेश जी, आपको ये बोलने हैं उसको, इस हद तक पता नहीं है कि बीवी को एडवाइजर का नंबर तक पता नहीं होता है कि कॉल किसको करना है। तो अब बोलेंगे सब बोल दिया मैंने फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो नमक है भैया वो, उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ तो भगवान के भरोसे भी छोड़ो, सब अपने भरोसे रखते रहोगे क्या, तो भगवान उसको संभाल लेंगे, आप आगे बढ़ जाओ, है कि नहीं। तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है इस पूरे डिस्कशन का कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ाइए। आप अगर एक जैसा रिस्पॉन्स 25 से ज्यादा आ जाए तो तुरंत घंटी बजनी चाहिए। रैंडमली आता है, इट्स ओके, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, राइट। राजेश जी थैंक्स समझ सर। में आई बात? डन। यस सर। और वो वैसे आपने देखे ही होंगे, पर फिर भी एक बार वापस से फैमिली फर्स्ट डायरी के वीडियोस देखिए आप, है ना। तो उससे आपको और कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, डायलॉग मिलेंगे शायद, कि एक्चुअली क्या होता है सारा गेम। ओके, मैं इस पॉइंट को ले भी लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है जिस टॉपिक पर अपन बात कर तो रहे हैं, आपके कीवर्ड्स। आपके वीडियो सर डाउनलोड भी मैंने पूरा किया है। वेरी गुड, आपके फैमिली फर्स्ट के 2-3 वीडियोस हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, 30 वेरी मिनट का है, 28 मिनट का है, सब डाउनलोड किए हैं और गुड। ग्रेट, प्रॉस्पेक्ट तो भेजे भी हैं। वेरी गुड। सो अब इस चीज को मैं कंप्लीट कर देता हूं। गौतम जी आप समझिए इस चीज को कि कोई भी चीज में आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलता है आपको। सो अपन मैं गौतम भाई का नाम और गणेश भिड़े जी का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि ये उस जमाने की बात है। इसका मतलब नहीं आप लोग बूढ़े हो गए हैं, पर उस जमाने की बात है। गणेश जी याद आ रहा है वो पुराने जमाने में फिल्मों में हीरो की एंट्री कैसे होती थी, है ना। वो रात को लड़की 11 बजे बस स्टैंड पे खड़ी होती थी और अचानक से 4 गुंडे आके छेड़ते थे उसको, और वो कहीं से पता नहीं कूद के मिथुन चक्रवर्ती आता था, है ना। कूद के आता था, सबसे पहले टांगे दिखती थी उसकी, है ना। सो आप समझिए इस चीज को कि एंट्री जो है ना, अपन क्या बोलते हैं पुराने जमाने को, लोग हीरो की एंट्री पड़ी, लोग चिल्लर फेंकते थे। दिनेश जी आपको पता नहीं होगा, लोग चिल्लर फेंकते थे हीरो की एंट्री पे स्टेज के ऊपर। ठीक है, हमारे जमाने की बात बता रहा हूं मैं आपको। निर्मल जी जब कॉलेज मिस करके मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देखने जाया करते थे, प्यार झुकता नहीं, है ना। तो आपकी क्या एंट्री पड़ रही है कॉल में एंट्री। आप कॉल में एंट्री का मतलब क्या है, आपके शुरुआत के 10 वो कौन से डायलॉग हैं, और वो डायलॉग क्वेश्चन होने चाहिए, वो कौन से डायलॉग हैं जिनसे आप पूरा गेम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, वो आपको रिहर्सल करना चाहिए कि मैं वो कौन से 10 सवाल पूछूंगा जिनसे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक सवाल ये है गणेश भिड़े जी कि ये, क्योंकि गणेश जी मैं एडवाइजर हूं, गणेश जी प्रोस्पेक्ट है, गणेश जी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, ये बात का असर न केवल आपकी पूरी जिंदगी बल्कि आपके बाद आपके परिवार की पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है। तो क्या ऐसा कोई और व्यक्ति है आपके परिवार में जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कशन में शामिल होता है, या सारे डिसीजन आप अकेले लेते हो? तो तुरंत वो व्यक्ति को सोच के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये बोलता है कि अकेला लेता हूं, तो एंड में वो ये नहीं बोल सकता कि पूछना पड़ेगा, सोच के बताऊंगा। ठीक है, और अगर वो बोलता है कि नहीं किसी को शामिल करना है, तो आपको अभी से पता चल गया गौतम भाई कि किसी और को बुला के रखो, नहीं तो ये कहानी खो खो होने वाला है। वो बोलेगा उसको पूछूंगा, वो बोलेगा उसको पूछूंगा, है ना। समझ में आ रहा है दक्षा जी? तो आपको एंट्री पे 10 सवाल ऐसे तैयार करिए कि ये 10 सवाल मैं पूछूंगी,
उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा गणेश मुरली गुप्ता जी की आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, रिलेशन में कहीं देखा होगा कि बहुत सारा अच्छा खासा लाइफस्टाइल था इस व्यक्ति का और अंदाजा भी नहीं था कैसा हो सकता है। एक दिन सुबह न्यूज आ गया कि भाई 7 बजे तो वो स्वर्गवास हो गया और जब आप वो गए वहां पर तो पता चला परिवार की हालत बहुत खराब है। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, लेकिन हालत खराब थी, सारे कर्जे पे था, है ना। अब माँ बच गई, बाकी सब चले गए, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, तो अभी क्या करेंगे। तो वो बाहर से दिख रहा है ऐसा, तो ऐसा गलतफहमी में रह जाते हैं बहुत सारे लोग। तो उसके लिए क्या पेपर पे पता कभी किया नहीं ना पेपर पे, पर मेरे पास एक फैंटास्टिक डायरी है। मैं ये जब देता हूँ लोगों को तो लोग बोलते हैं, राजेश ये डायलॉग बोलो कि मैं जब ये डायरी देता हूँ लोगों को तो मुझे लोगों ने बोला है कि इस लेवल की चीज तो किसी ने बात करना तो बहुत दूर है, दिया तक नहीं है किसी ने। देना तो बहुत दूर है, बात तक नहीं किया है, जिक्र तक नहीं किया है, जो मैं दे के गया हूँ। ये बहुत पावरफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके काम के नहीं है, मैं वापस ले जाऊंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है सर कि आपको रखनी पड़ेगी, मैंने दिया है तो मान रख के आप मुझे वापस भी लौटा, उस लेवल से बात करनी पड़ेगी आपको। चला रहे, लेकिन ये सब का सीक्रेट एक ही है, लिस्ट में नाम ज्यादा होंगे अपने आप आवाज आपका कॉन्फिडेंस से भर जाएगा, लिस्ट में नाम ज्यादा नहीं होंगे घूम फिर के बात वहीं पे आके अटकेगी। राइट। सो राजेश जी वैसे काफी एक्टिव रहते हैं और सीख के अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। सो ये कुछ फाइन ट्यूनिंग की राजेश जी आपका मैं बताऊं, आपको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करना बाकी है। बाकी यस लोग, सर। बहुत सारे लोगों को तो शुरू करना बाकी है, आपका सिर्फ फाइन ट्यूनिंग बाकी है, सेट हो जाएगा यस सर। मामला। हाँ जी। यस सर। हाँ सर, हेलो सर। हाँ सर, इस समय एक जो फैशन चल रहा है सर कि जो प्लाटिंग हो रही है जगह जगह, क्या हो रही है? उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो जमीन की प्लाटिंग हो रही है हाँ उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सर। हाँ तो ठीक है ना, लेने दो ना उनको, प्रॉब्लम क्या है। ओके सर। भाई देखो एक चीज समझो, आप जब नीड इसमें और राजेश जी के सवाल जो छूट गया वो भी आ जाता है कि अगर वो बोलता है मुझे पॉलिसी सरेंडर करवानी है 4 लाख की है और नीड एनालिसिस के बिना दी गई थी, तो उसको बोलो कि भाई नीड एनालिसिस के बिना गई थी। सर आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। हेलो, आ रही है सर, आ रही है? आवाज आ रही है सर। हाँ, तो उसको बोलो कि सर भले ही नीड एनालिसिस के बिना ली थी लेकिन चीज फालतू थोड़ी थी, चेक कर लेते। उदाहरण के तौर पे आपके मामा जी ने, राजेश सक्सेना जी, आपके मामा जी ने जब मिले थे आप लास्ट बार तो आपको एक जोड़ी कपड़ा दिया, ठीक है, पैंट शर्ट का पीस दिया आपको, ठीक है। क्या आपकी नीड थी? नहीं, नीड नहीं थी, नीड नहीं थी। मामा मिले, मामा हर बार भांजे को देते हैं, दे दिया। तब आप क्या करते हो पता है, तब आप उस एक जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े को फिट करते हो कहीं नीड में कि अपने जो भांजे का शादी आ रही है ना तब ये सिलवा लेंगे, या दिवाली पे सिलवाएंगे, इसको रख दे भैया। होता है कि नहीं होता है निर्मल जी? यस यस यस। राजस्थान में ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी मामा के घर जाते हैं तो जो रुपया मिलता है बोले ये वहां काम लगेगा, यानी प्रोडक्ट आ गया, अब हम प्रोडक्ट को फिट करते हैं कहीं पे कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे करेंगे। उदाहरण के तौर पे 2 बाल्टी एक्स्ट्रा पड़ी है आपके पास, है ना, आ गई, न्यूज़पेपर की कटिंग इकट्ठी कर करके आपने पस्ती बेची, पस्ती को देके या पुरानी साड़ियों को देके 2 तपेले खरीद लिया आपने। अब तपेलों की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार घर में वार त्योहार मेहमान आते हैं तो बड़े तपेले चाहिए होते हैं, काम लगेंगे, 2 बाल्टी पड़ी रहेगी एक्स्ट्रा, कोई हर्ज की बात नहीं है। होता है कि नहीं होता है? तो मनुष्य का स्वभाव है, या तो नीड होती है तब वो चीज लेता है, या जो चीज लेता है उसको कहीं वो फिट करता है। तो उसको बोलो कि ठीक है सर हम एक काम कर लेते हैं, आपके एडवाइजर ने उस समय नहीं किया या अपन ने भी नहीं किया तो ये नीड एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं, सुनना ध्यान से, वो आपके पक्ष में हो जाएगा। उसको लोग देखते हैं ये प्रोडक्ट कहीं पर फिट होता है कि नहीं होता है, होता है तो अपन चेक कर लेंगे कि उसका अल्टरनेट कुछ और है क्या, तो इस प्रोडक्ट का अपन सरेंडर कर दें, और नहीं तो इस प्रोडक्ट को वहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और या और कहीं फिट नहीं होता है तो फिर वैसे भी सरेंडर कर देना चाहिए, अपने को रखने की जरूरत नहीं है। तो उसके मन में एक आशा बनती है चलो ठीक है एनालिसिस करवा के ही दिखवा लेते हैं, और एनालिसिस करेंगे तो पता चला ये तो सरेंडर कर नहीं सकते, 2 और लेने पड़ेंगे ऊपर से, तो उसको भले ही नहीं लेगा लेकिन दिमाग में क्या घंटी बजेगी कि रुको इसको सरेंडर नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल में तो और 2 की नीड है। चला रहे, एक्चुअल में तो और 2 की नीड है, तो इसको सरेंडर करना तो बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने आप वो बोलते हैं ना, वो जो लकीर है राजेश सक्सेना जी, उस लकीर को बिना टच किए छोटा कैसे करते हैं? तो उसके बगल में बड़ी बड़ी लकीर लकीर खींच दें। हाँ, तो अपने को बड़ी लकीर खींचना पड़ेगा वहां पे नीड बिल्कुल एनालिसिस सर। करवा के, तब उसको पता चलेगा कि रुको भैया ये सरेंडर तो बहुत दूर है, इसको 40,000 दे के भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी तो हालत खराब है अभी, अदरवाइज तो अभी नहीं, कोई बात है दिवाली में पैसा आएगा तब मैं कर लूंगा। तो इस सरेंडर को तो भूल ही जाएगा वो व्यक्ति, भूल ही जाएगा। अच्छा तो ये, सर
हाँ, ये कुछ तरीके आप- मैं आता हूँ मैडम, तो इसको कंक्लूड कर दूं पॉइंट को। तो ये कुछ तरीके होते हैं। इसी पॉइंट पे सरेंडर हाँ के जी। 3 आपने, बीच में मेरा टेक्निकल थोड़ा इश्यू आ गया था, आपने 3 चीजें बोली थी, सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के ले लो, कॉस्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू उनको बताओ, और एक चीज ये थी जो और, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको नीड में फिट करो कहीं पे। ओके यही है क्या? हाँ। मुझे लगा मैंने स्किप कर दिया इसलिए पूछ नहीं, लिया आपने सर। कुछ स्किप नहीं किया मैडम, आप एकदम सही समय पर धरती पर आए हैं। धन्यवाद सर। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है मेरा सर। स्किप किया उन लोगों ने जिन्होंने मधुबाला और राजेंद्र कुमार को नहीं देखा, उन्होंने स्किप किया, बाकी अपन सब लोग सही हैं। सर एक सेकंड मैं प्रकाश चंद्र जी का सवाल अभी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उससे कनेक्टेड है। अभी समझिए, प्रकाश जी के प्रोस्पेक्ट कह रहे हैं कि हम तो प्लॉट लेंगे। उसको बोलो कि सर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप प्लॉट लीजिए, मैं तो कहता हूँ 2 लीजिए, एक मेरे नाम पे कर दीजिए, ठीक है। पर मुद्दा ये नहीं है कि प्लॉट लेंगे कि आप इंश्योरेंस लेंगे कि एफडी करेंगे कि कैश रखेंगे। मुद्दा ये है कि नीड क्या है, और वो नीड क्या इस चीज से पूरी होती है। तो जैसे आप बोलेंगे नहीं मैं तो रसमलाई खाऊंगा, अरे भैया दाल चावल है नहीं, रसमलाई का क्या करेंगे। तो जो मैंने इसका जवाब दिया हुआ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, कि जो इंपॉर्टेंस एक खाने की थाली में दाल चावल सब्जी रोटी का होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही इंपॉर्टेंस आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस का होता है। जो इंपॉर्टेंस आपके खाने की थाली में मिठाई का होता है, वही इंपॉर्टेंस जमीन का होता है। जो इंपॉर्टेंस सलाद पापड़ अचार का होता है, वही इंपॉर्टेंस म्यूचुअल फंड का होता है। मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी चल जाएगा। आप आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे गणेश जी आपको खाने के बाद, तो आप बोलेंगे कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको दाल Yes. चावल भी नहीं खिलाएंगे तो टेंशन हो जाएगा, दाल चावल क्यों नहीं खिलाओगे, रोटी Yes. सब्जी नहीं। आपको तो पिछली बार आइसक्रीम बहुत पसंद आई थी ना, तो इस बार ससुराल जाओगे तो सिर्फ आइसक्रीम ही खिलाएंगे आपको। अब लो आइसक्रीम खाओ भैया। अरे भैया वो खाने के बाद एक डिश, एक स्कूप खाया था और अच्छी लगी थी। तो जमीन मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिल्कुल जमीन लीजिए, क्योंकि जमीन किस में आता है, वो रिस्क रिटर्न एनालिसिस वाला जो क्वाड्रेंट है वहां पे ना, जमीन किस में आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न में आता है। अच्छा, जमीन के लिए क्या आपको लमसम पेमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जमीन कोई 5,000 रुपए में दे के जा रहा है आपको, ठीक है। आपको जमीन मिल रही है कितने रुपए में, बोले 4 लाख रुपए में, तो वेरी गुड, 4 लाख रुपए है, डाल दीजिए जमीन में। मैं खुद सामने से कर रहा हूँ, जमीन में डाल दीजिए, हो गया, चलो जमीन का हो गया। अब और कौन कौन सी नीड है, अच्छा बच्चे का एजुकेशन, तो वो कैसे पूरा होगा, रिटायर वो कैसे, बीमारी वो कैसे पूरा होगा, वो जमीन बेच कर करोगे क्या। अच्छा, जमीन ऐसे आसानी से बिक जाएगी क्या। अहमदाबाद में 10 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी है जो खाली पड़ी है, ना तो किराए पे चढ़ रही है और ना कोई खरीद रहा है उनको, ठीक है। मेरा खुद का घर सूरत से बड़ौदा शिफ्ट हुआ, मैं सूरत में घर 40 लाख रुपए का भी लोग 28 लाख बोल रहे हैं। बोले सर 28 लाख में देते हो क्या, मैंने कहा बिल्कुल दूंगा मैं, अगले जन्म में आना, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको बोलो सर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपका बिक जाएगा, 10 गुना कीमत हो जाएगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। पर क्या बच्चे की शादी में जमीन बेचकर बच्चे की शादी करना एक समझदारी वाला डिसीजन है। जब लोगों को ये पता चलेगा जमीनें बिक गई बाप की बच्चे को पढ़ाने में और बच्चों की शादी करने में। अभी ये जो आप मुझे वट से कह रहे हैं ना प्रकाश चंद्र द्विवेदी जी, ये कस्टमर को बोलिए डायलॉग एग्जैक्टली ऐसे कि अभी जो आप मुझे वट से बोल रहे हैं ना कि मैं तो जमीन खरीदूंगा क्योंकि आपके जेब में 4 लाख रुपया है और आप जमीन खरीद लोगे, लेकिन जब नीड आने पर प्रस्ताव बोलेगा ना, फिर वो नीड आएगी तो इस जमीन को बेच दूंगा, उसको बोलो कि सर फिर ये जब जमीन चली जाएगी ना, अभी तो आपकी उम्र है इतनी, जब बाद में जब नीड आएगी उस समय जमीन बेचोगे, उस समय उम्र उतनी बढ़ी हुई, तो ये उम्र बढ़ गई, सक्षम नहीं है, सबल नहीं है, समर्थ नहीं है, और ऊपर से जमीन और नहीं है, ठीक है। तो जब आवाज, एक्चुअली आवाज में दम होना चाहिए, तब ना तो जमीन है ना आवाज में दम है। ऐसा क्यों करने का है, जबकि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जमीन भी नहीं बिकेगी और उसके बावजूद भी नीड के लिए पैसा आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो बर्तन भांडे भी बेच के लोग घर चलाते ही हैं, पर सुनना बहुत ध्यान से, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाला हूं, कस्टमर को बोलना उसको, और यही बोल के बोलना कि गणेश बेटे जी मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, हो सकता है आपको हर्ट हो जाए, पर कोई हर्ज की बात नहीं, मैं पहले से एडवांस में सॉरी बोल देता हूं। आपने सुना होगा ना कि वो फला लोगों के तो घर के बर्तन भांडे बिक गए कर्जा चुकाने में, सुना होगा ना ऐसा, किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी पकड़ लेती है 10, 15, 20 साल तक, तो वो आदमी कंगाल हो जाता है, यस और नो। या बच्चे पढ़ लिख लिए, बड़ा बच्चों को अमेरिका भेज दिया पढ़ा पढ़ा के, इधर हालत खराब है माँ बाप की। तो जब बर्तन भांडे बिक जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, अरे उसके तो बर्तन भांडे बिक गए घर के।
तो क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पे कैपेसिटी का गेम है ना गौतम भाई। ये तो कैपेसिटी का क्या है कि जिस व्यक्ति को 10 लाख चाहिए था, उसके पास जमीन थी तो उसने जमीन बेच दी, और जिसको 40,000 चाहिए था उसके पास बर्तन भांडे थे तो बर्तन भांडे बेच दिए। तो बात तो दोनों की सेम हो गई ना। ख्याल आ रहा है रक्षा जी? बात दोनों की सेम हो गई। आज भारत, सुनना बहुत ध्यान से, आज भारत को जब पैसों की जरूरत पड़ी, मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे तथाकथित रूप से, तब भारत ने 40,000 करोड़ का सोना गिरवी पे रखा था। राइट और रॉन्ग? 40,000 का सोना गिरवी पे रखा था। तो गणेश जी वो कोई अच्छी बात थोड़ी कहलाई थी। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपके घर में जब पैसे की जरूरत पड़ती है और वाइफ की कान के बुंदे गिरवी पे रख के 2,000 रुपए लाए जाते हैं। डिट्टो सेम सिचुएशन है ये, सिर्फ रेंज ही तो चेंज है, रेंज चेंज है। ठीक है, हाथी खाएगा मण, चींटी खाएगी कण, लेकिन है तो दोनों की भूख उतनी है ना। तो आपको जरूरत पड़ती है, आप 2,000 रुपए बुंदे रख कर लाते कहीं पे, और उसको 20,000 करोड़ चाहिए तो 20,000। आप में और विजय माल्या में एक पैसे का अंतर नहीं है प्रसन्ना गांधी, अगर आपने कर्जा ले रखा है बैंक से तो आपने अपनी औकात के हिसाब से लिया, उसने अपनी औकात के हिसाब से लिया। आप चुका पा रहे हो, चुका नहीं पा रहे, कर्जा तो दोनों ही लिया है तो दोनों ही कर्जदार। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस प्रोस्पेक्ट को ये बताइए प्रसन्ना जी, प्रकाश चंद्र जी, कि आप जमीन लीजिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कौन सी नीड में फिट करेंगे इसको वो बताइए मुझे। तो या शौक के लिए ले रहे हैं तो मैंने इसको है ना, आपको एक वीडियो है ऑलरेडी, कैश वर्सेस इन्वेस्टमेंट का, कैश वर्सेस इन्वेस्टमेंट का, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि इंपोर्ट वो हायरार्की के हिसाब से एस्टीम कि पहले बेसिक नीड आती है, रोटी का फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं उसको, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, उसके बाद सोशल नीड, उसके बाद एस्टीम, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जमीन है ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का लेवल का चीज है कि हाँ उसके बाद जमीन है, ऐसा कह रहा था, उसके बाद जमीन है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, एक मैं विद्यालय में गया था तो वहाँ एक उनका वो निकल के आई हो सकता है कि हमको टूर का पैसा मिलता है, हाँ, लेकिन वो कोरोना के कारण नहीं मिल रहा है। हाँ, तो उसको हमको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है, वो पैसा हमें तभी मिलेगा जहाँ 12% अप टू 18% जीएसटी हो। हाँ, ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा प्लान तो है क्या ऐसा आपके पास जीएसटी वाला? नहीं, 12% सिर्फ वही प्लान है सर, कैंसर कवर या मेडिक्लेम एलआईसी में, जिसमें और 12% जीएसटी है। टर्म प्लान भी तो है सर, 18% जीएसटी है। टर्म प्लान में 18% जीएसटी है, मेडिकल इंश्योरेंस में 18% जीएसटी है। टर्म प्लान हाँ, नहीं तो उसके अलावा सेविंग में तो कोई ऐसा प्लान है नहीं सर। अब देखो ये ऐसा ही सवाल है कि मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि पापा मोटरसाइकिल पे जाना है, अब मोटरसाइकिल है ही नहीं मेरे पास, तो कैसे ले जाऊंगा उसको मैं? तो मैं उसको बोलूंगा बेटा एक्टिवा चाहिए नहीं, कार चाहिए नहीं, मोटरसाइकिल ही चाहिए। तो भाई मोटरसाइकिल तो नहीं है, ऑटो में चला जाता हूँ। अब आपकी कंपनी के पास है नहीं, या तो फिर कंपनी को बोलो कि 18% वाला प्लान लॉन्च करे। वो करेगा तो आप काले झंडे लेके पहुंच जाओगे 18% जीएसटी। टर्म प्लान तो हर कंपनी के पास है सर 18% पे। तो अगर है प्रोडक्ट तो दीजिए, नहीं है तो बोल दीजिए भाई ये तो हमारे पास। लेकिन कहाँ पर हो सकता है उसे मिलवा दीजिए उसको कि भाई इसको 18% जीएसटी वाला चाहिए, इसको दे दो। तो वो भी बोलेगा चलो ठीक है, लीड ला कर दिया। सामने वाले को बोलोगे इसके बदले तू मुझे कुछ लीड दे देना, 5% जीएसटी वाला कोई मिले तुझे तो। ओके ओके ओके। देखो मैं इसको इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आता हूँ एक मिनट, इसको इस टॉपिक को कंक्लूड कर दूं। हमेशा ध्यान रखिए कि मैं गया हूं किसी प्रोस्पेक्ट के पास और मैं बात कर रहा हूं, इसलिए राम मिलाई जोड़ी 36 के 36 गुण मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, राम और सीता के 36 गुण मिले थे तो भी दोनों जिंदगी भर दुखी ही रहे थे, इसलिए 36 गुण। कभी भी मैं उर्वी को, प्रिया और अपने दक्षा जी और इनको बोलता हूँ, कभी राम जैसा पति मत मांगना भैया, ठीक है? और आप मतलब नहीं तो बोलोगे सर ने टाइम पे रहते बताया नहीं हमको, पर राम जैसा पति कोई अच्छा पति थोड़ी था वो। राम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब एग्जाम्पल की, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सेल्स में काम लगेगा। राम का जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है ना, तो वो हमेशा क्या होता है? राजा राम, ठीक है? राम दरबार का फोटो मिलेगा आपको, राम दरबार का, राजेश सक्सेना जी, राम दरबार का फोटो मिलेगा आपको। कभी भी राम दरबार के अलावा कोई फोटो नहीं मिलेगा। राजा राम, रघुपति राघव राजा राम है। तो राम राजा के प्रतीक थे, पति के प्रतीक नहीं थे, ठीक है? परिवार की जब बात आती है तो आप चेक करना, शिव परिवार का फोटो होता है हमेशा। जब भी फैमिली की बात आएगी तो शिव परिवार कंप्लीट परिवार है, प्रेम है सब में आपस में, एक दूसरे के प्रति, मतलब किसी का नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई भी कर देते हैं वो लोग,
है ना, और सब सब तरह का है ना। बेटे को, गणेश को पहले भी पूज रहे हैं, और कार्तिकेय सेना का सेनाध्यक्ष भी बन गया, और शिव पार्वती आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो तो शिव पार्वती का जो डिस्कशन है उसमें तो आपने आधे से ज्यादा पुराण तो उसी से भरे पड़े हैं, शिव पार्वती के क्वेश्चन आंसर से। तो परिवार की जब बात आती है तो शिव पार्वती की बात आती है। अच्छा, आप एक और चीज गौर करना, ये शायद आपने गौर नहीं की होगी, कि जैसे ही देव सो जाते हैं, हेलो, जैसे ही देव सो जाते हैं जुलाई में, वो अपने हिंदू धर्म में होता है ना गौतम जी, यस सर, और यस सर, देव उठते हैं दिवाली के बाद, देव यस सर, सोते हैं से लेके देव उठते हैं तक के बीच में और कोई देवता की पूजा नहीं होती है, शिव परिवार की पूजा होती है। आप देख लो, गणेश चतुर्थी आती है, यस ठीक है, गणेश चतुर्थी आती है, उसके बाद वो आपके ये आता है, शिवरात्रि आती है, फिर दुर्गा आता है, दुर्गा नवरात्रि, देवी का पूजन हो रहा है, यस और नो, तो परिवार का पूजा होता है। यानी वो टाइम कैसा है कि आप बोलते हैं ना चतुर्मास घर पे करना चाहिए एक जगह पे। तो पुराने जमाने में क्या होता था राजेश जी, लोग घूमने के लिए देशाटन जाते थे, व्यापार करने जाते थे कमाने के लिए। तो आप बारिश के सीजन में जाओगे, रास्ते कैसे होंगे, गंदे होंगे, खचड़ पचड़ जैसे होंगे, फंस जाओगे कहीं पे। इससे अच्छा है वो चतुर्मास घर पर करिए, परिवार के साथ बिताइए। ये सारी की सारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी जो हमको देवताओं के माध्यम से बताई गई। एग्जैक्टली यही चीज इंश्योरेंस में लागू पड़ती है कि आप 12 महीने जो करना है करो। आपको जमीन खरीदनी है प्रकाश चंद्र जी, बिल्कुल जमीन खरीदिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। आपको हवाई जहाज खरीदना है, मैं तो कहता हूँ 2 पंख वाला हवाई जहाज खरीदना, 4 इंजन वाला खरीदना, लेकिन साल भर में 4 महीने जो चातुर्मास होता है, सुनना बहुत ध्यान से, मैं बड़ी क्लासिक चीज बता रहा हूँ। 12 महीने में से 8 महीने की जो बचत है ना, वो आपको जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 महीने जितनी बचत कंप्लीटली ओनली ओनली एंड ओनली फैमिली के लिए लगाइए। ख्याल आ रहा है रक्षा जी? यस सर अगर यस एक यस व्यक्ति 1,20,000 बचाता है तो अच्छा, आप बोलेंगे अरे सर मैंने जमीन ली है परिवार के लिए लिए ना, नहीं, जमीन परिवार के लिए नहीं ली है, जमीन में आप भी शामिल हैं, ठीक है। वो 4 जो यस बोल रहा हूँ वो इंश्योरेंस, यानी आप नहीं रहेंगे, अरे जमीन भी मैं नहीं रहूंगा तो रहेगी ना, तो तुम तो बोले थे ना जमीन बच्चे की शादी में बेच दूंगा, मैं उससे शादी करूंगा, तो वो नहीं, जो एक्सक्लूसिवली परिवार को काम लगे इंश्योरेंस। इसलिए मैं हमेशा आपको ध्यान हो तो बोलता हूं कि आपको इंश्योरेंस को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, परिवार पहले। और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है भूषण जी कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, या कोई ऐसा बोलता है मेरा बाप मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, मैं मेरे बच्चों के लिए क्यों छोड़ के जाऊं, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ हमारे काम का नहीं है। जो अपने परिवार का नहीं सोचता है वो क्या करोगे उसको समझा के? वो व्यक्ति कैंसर है, उससे दूर हटो जितना जल्दी, वो छूत की बीमारी है वो व्यक्ति, है ना। जो परिवार का नहीं सोच रहा है, भाई शादी क्यों की थी, फिर तुमने बच्चे क्यों पैदा किए, है ना। तो वो काम का नहीं, बहस करनी नहीं, उसको छोड़ दो। तो जमीन खरीदो, गोल्ड खरीदो, मैं तो कहता हूँ सब खरीदो, लेकिन इसीलिए ओरिजिनल मेरा स्टेटमेंट चेक करना। ओरिजिनल स्टेटमेंट में हमेशा क्या कहता हूँ, और सर इस खासियत की वजह से आपका टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है उसका 60 to 70% पैसा इनिशियली जीवन बीमा में जाना चाहिए। वो बाकी का 40% किसके लिए रखा है, वो उसकी संतृप्त वासनाओं के लिए रखा है। जमीन भी लूंगा, म्यूचुअल फंड भी लूंगा, गोल्ड भी लूंगा, शेयर भी लूंगा, ये भी करूं, वो 40% कर तो बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। 60 to 70% जो है वो आपके इधर आना चाहिए। ख्याल आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? तो ये कुछ चीजें हैं जो अच्छा हुआ ये 2-3 क्रॉस क्वेश्चन भी हुए तो हम कुछ और इसको एलोबरेट कर पाए। एनी अदर क्वेश्चन, और कोई सवाल है किसी का? हाँ सर, हाँ सर, हेलो सर, ये जो 3 प्रोबेबिलिटीज है ना सर, डाइंग सून, हाँ। और उसके बाद लिव लॉन्ग, हाँ। और एक है जो परमानेंट डिजेबिलिटी जो है सर, जो परमानेंट डिजेबिलिटी है सर उसका हम कहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी, सर? परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर्स होते हैं ना, हर इंश्योरेंस कंपनी में कुछ राइडर्स होते हैं। हाँ, राइडर्स होते हैं, लेकिन उसका नीड क्या पूरा होगा उसमें सर? सही बोल रहा हूँ सर। क्रिटिकल इलनेस राइडर्स। अरे भैया समझो, परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या होता है, आप जब कमाने लायक नहीं रहते हैं तब भी आपको इनकम तो चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? यस सर। तो कुछ राइडर्स है, हर कंपनी में ऐसे राइडर्स होते हैं कि अगर आपको कुछ भी बीमारी हो जाती है तो आपका इनकम रिप्लेसमेंट प्लान होते हैं वो सारे, है ना, कि आपको 10,000 रुपया आपको घर चलाने के लिए मिलेगा, आपका जो भी EMI होगा वो कवर हो जाएगा, इस तरह के प्लान होते हैं, राइडर्स होते हैं। और राइडर नहीं है तो इस तरह के प्लान दिए जाने चाहिए उसको। जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिव प्योर एक्सीडेंटल कवर जो होता है, एक्सीडेंटल कवर जो होता है उसमें इस तरह के आते हैं कि अगर 30% डिसेबिलिटी है तो इतना रुपया मिलेगा, 70 है तो इतना मिलेगा, तो वो वहां पर फिट यस सर, वो फिट। ओके सर, ठीक है सर। हाँ सर, समझ गया सर। हेलो हाँ बिल्कुल। हाँ प्रकाश जी। हाँ सर,
आनंद हेलो। जी बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअल क्या है कि आप जो बोल रहे हैं ना, जो बोलते हैं तो एक्चुअल मेरा तो सर वो दिलो दिमाग में छा जाता है। हाँ और जो कस्टमर के संग जो प्रॉब्लम जो मेरे सामने अभी क्वेश्चन अराइज नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले मैं कमीशन के लिए काम करता था, लेकिन अब मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। वेरी तो गुड। जब मिशन पर काम करता हूँ तो फिर जो भी रहता है ना एकदम बोल्ड बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हो वैसे ही अब मैं बोल्ड बोलना शुरू कर दिया हूँ सर। कि नहीं, आप जैसे बोलो वैसे बोलो, आपको लेना है ठीक है, नहीं लेना कोई बात नहीं है, मैं तो आपको देने जा रहा हूँ ना। तो आपका कथन सही है, जब देने जाओगे और वो नहीं लेगा तो आपको कोई दुख नहीं होने वाली है। वेरी गुड। तो हाँ, बिल्कुल, हाँ, इससे मेरा काम का बहुत मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यार एकदम वेल डन मेरा काम हो जा रहा मैंने। वेरी अब गुड, मेरे को लग रहा है कि ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आ रही। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि तो मजा आ आनंद रहा जी है जो काम बोल रहे हैं, करके। वेरी गुड, वेरी गुड। और आनंद जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है बता देता हूँ। लोग, मैं अभी हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, लोग जो है ना गौतम जी, वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं। मैं जो एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के जो शेयर्स इश्यू किया ना, उसमें आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने यही बोला है कि अगर लोगों ने बोला सर हम हमारे क्लाइंट को बता सकते हैं, बताओ, लेकिन क्लाइंट अगर मुझे नहीं जानता है तो 36 तरह के सवाल पूछेगा। ये बिलीवर्स सही राउंड बात। ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें मैं तो कई पिलर्स ऑफ लोग बिलीवर्स के ऊपर नाम लिख देने वाला हूं लोगों के। तो जो मुझे जानता है वो व्यक्ति अभी इन्वेस्ट करेगा, और लाखों रुपया इन्वेस्ट बिल्कुल। किया है। हम तो 1 कई करोड़। लोगों ने तो आपसे पूछा भी है, सर हाँ प्रोमोटर्स के नाम बताइए, डायरेक्टर्स के नाम हाँ, बताइए, प्रोमोटर्स के प्रोजेक्ट नाम रिपोर्ट बताइए सर। दिखाइए, नहीं, मैं ही हूँ जो प्रोजेक्ट कुछ रिपोर्ट हूँ। दिखाइए। मैंने बोला मैं ही हूँ भैया जो कुछ सर, हूँ, तो मुझे आपने उनको सब सही जवाब दिया सर, ये है ना। कि जो सर भैया मुझे जानते हो मुझे वो जैसे करो। और इन्वेस्ट करना है, हाँ जी, मुझे और इन्वेस्ट करना है तो जो हमारे अकाउंट वो चेक से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सर? चेक से कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, जैसे मर्जी वो कर सकते हैं। डिटेल मैंने दी हुई है। मैं जस्ट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन, ये कौन बोला और करना है इन्वेस्ट? प्रकाश चंद द्विवेदी सर। प्रकाश जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चेक से ट्रांसफर करें, एनईएफटी कर दीजिए, जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक, ओके मैं सर। एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ सब लोग, और कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ओके, नाउ इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे राजेश सक्सेना जी, आपको पता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी जो है ना ओवरऑल, वो उतनी फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। बड़ा अजीब स्टेटमेंट है ये एकदम निर्मल सर जैन जी। एकदम सही बिल्कुल सही है, सही है। एकदम सही बोल रहे हैं सर, एकदम हमको परफेक्ट। इंश्योरेंस के टेबल नंबर 814 के अलावा कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या होता है। यस सर। तो मुझे बहुत सारे एडवाइजर्स ने बोला कि सर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमको पता है हिमांशु जोशी कौन है, हमको पता है कि सर जो भी करेंगे 2,500 रुपए इन्वेस्ट करना है, 10,000 इन्वेस्ट करना है, लाख करना है, वॉटेवर, लेकिन फिर भी हमको समझ नहीं पड़ता है क्या है। तो आप हम कर देंगे, लेकिन हमको तो घर वालों को जवाब देना पड़ेगा ना, तो क्या है क्या नहीं है। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है, देखो मैं रिस्क ले रहा हूँ गौतम भाई, मैंने पूरी जिंदगी दांव पे लगाई है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको लगानी पड़ेगी, नो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वीडियो में अगर आपको याद हो तब भी बोला था 9 जनवरी वाले में, और मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि मैं प्रेफरेंस शेयर देने वाला हूं आप लोगों को, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है उर्वी, कि उसमें डिविडेंड पहले से अनाउंस्ड होता है, 9% गारंटेड डिविडेंड फॉर 5 इयर्स, 9% एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स डिविडेंड में डिक्लेयर किया है, वो वाला। क्योंकि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं और जब आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं ना, तो पहले आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है राजेश जी कि आप ये प्रेफरेंस शेयर कितना डिविडेंड गारंटी दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें आज के जमाने में 9% इज एक्चुअली डबल रिटर्न्स मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो। आपके पास जितने, अब एक एडवाइजर है वो बोलता है कि 5 साल के लिए एफडी करूंगा, 5.5% मिलेगा, भैया यहाँ एफडी कर दे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में आपको रिडम्पशन ऑप्शन है। 5 साल बाद आपको विश्वास आ जाए कि नहीं, हिमांशु भी सही निकला, कंपनी भी सही निकली, रिसोर्ट भी चल निकला है, इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो, या आप 5 साल का डिविडेंड ले लिया है, आप बाद में पैसा लेकर निकल जाओ। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर ऑफर किए हैं 9% डिविडेंड ऑप्शन के, एंड उसके बाद कन्वर्टेबल है कि आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करवा लो इक्विटी में, चाहो तो पैसा लेकर वापस निकल जाओ। इससे बढ़िया सुविधा और क्या हो सकती है किसी एडवाइजर के लिए। सो मैं आपको दिल से कह रहा हूं ये बात, और मैं ये दिल से तो कह रहा हूं नीता जी, मैं ये दादागिरी से भी कह रहा हूं कि मैं, सुनने में अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन मैं ये छाती ठोक के बोलूंगा कि गौतम भाई मैंने पर्सनली बोला था आपको, अब देखो मैं हंस रहा हूं और आप दुखी हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा जिन लोगों ने 12% का जीवन अक्षय प्लान लिया, 12% वाला जीवन अक्षय था ना एक जमाने में, तो वो लोग आज खुश हैं कि दुखी है? तो दुखी बहुत है, खुश है सर। दुखी है, दुखी है, दुखी है कि ज्यादा क्यों नहीं किया उस समय। हाँ, तो मैं है ना लिटरली दुखी करने के लिए आया हूँ, ये प्लान बना रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से, कि आप बोलोगे कि अरे सर आपने, और मैं क्या कर रहा हूँ पता है,
मैं मैसेज कर रहा हूँ पर्सनली, मेरे पास प्रूफ रहेगा, देखो मैंने मैसेज किया था और मैं बहुत सारे लोगों को फोन भी कर रहा हूँ, जितने भी लोगों को कर पाता हूँ कि, और मेरा डायलॉग क्या होता है पता है, ये देखो, बड़े से बड़ा व्यक्ति है ना, हेलो, बड़े से बड़ा व्यक्ति, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। मैंने उसमें क्या लिखा है, मैंने उसमें लिखा है बड़े से बड़े व्यक्ति को भी कि दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड। मैं इस चीज के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा कभी भी। एक ही बार बात करूंगा निर्मल जी, या एक ही बार बात करूंगा नसीम अहमद जी कि ये अवसर है, और ये अवसर कितने घंटे के लिए अवेलेबल है आप लोगों को, तो मैं टाइम दे रहा हूं 24 फरवरी तक का। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, जो टॉपर्स हैं, एकदम टॉप परफॉर्मर्स, देखो तो आज मैंने 24 आवर्स का ही ऑप्शन दे रहा हूं। ये देखिए 24 आवर्स का ऑप्शन, दिस ऑफर इज वैलिड नाम के साथ, और ये एंड में आया आपका, दिस ऑफर इज वैलिड ओनली अप टू 24 आवर्स, दिख रहा है लास्ट में, दिस ऑफर इज वैलिड ओनली अप टू ओनली 24 आवर्स। ठीक है, इतना दादागिरी से मैं काम कर, क्योंकि हाँ, मैं आपको जस्ट एक और जानकारी दे देता हूँ, ये मैंने अनाउंस किया ना, उसके बाद की जानकारी है ये। मैडम तुसाद म्यूजियम को जमीन अलॉट हो चुकी है वहां पर, ठीक है, इंटरनेशनल हब बन रहा है ये दिनेश जी, इंटरनेशनल हब बन रहा है। 20 सारे स्टेट्स को जमीन वहां पर पवेलियन बनेंगे। हरियाणा स्टेट ने तो वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, 3 स्टेट ने जमीन अपने पोजीशन में ले ली है, ठीक है, गुजरात है, यूपी है, और एक और हिमाचल, ऐसा उत्तराखंड जैसा कोई स्टेट है, और उन्होंने जमीन पोजीशन में ले ली, और स्टेट पवेलियंस बने शुरू, मिनी इंडिया बन रहा है। मैडम तुसाद का म्यूजियम अपने रिसोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। सो आपको अंदाजा नहीं है, और आज भी मैंने एक मैसेज रिलीज किया है, पूरे भारत में एनाक्षी मंडल, पूरे भारत में 60 करोड़ रुपया आपने जो फीस दी मुझे राजेश सक्सेना जी, वो कंपनी ने आपको रिफंड की क्या? नो, आपने अपनी जेब से दी, यस सर। राइट? ऐसी अपनी जेब से फीस टोटल 60 करोड़ रुपया ट्रेनिंग इंश्योरेंस ट्रेनर्स को मिलता है, टोटल 60 करोड़ रुपया एडवाइजर अपनी जेब से ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। कंपनी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनियों के हमारे बिल होते हैं वो अलग, इंडिविजुअल एडवाइजर अपनी जेब से 60 करोड़ रुपए का ट्रेनिंग लेता है, एंड 1000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट कंपनीज खर्च करती है अवार्ड फंक्शंस के ऊपर। होटल्स को मिल जाते हैं ना, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं, कभी मलेशिया ले जा रहे हैं, कभी बैंकॉक ले जा रहे हैं, कभी रामोजी सिटी ले जा रहे हैं, कभी गोवा ले जा रहे हैं, कभी से, तो वो सब मिला के गणेश भिड़े जी 1000 करोड़ से ज्यादा का टोटल मार्केट है। इतना सारा पैसा खर्च होता ही हर साल होता है, और ये कभी भी कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। आपको निर्मल जी उसमें से कितना मिलता है? अमीर बना होटल वाला, वो गोवा वालों की लाइफ बना दी आपने जा जाके, है ना, रामोजी राव सिटी का लाइफ बना दिया आपने जा जाके, लेकिन 5 पैसा भी उन लोगों ने आपको नहीं दिया, बल्कि अगली बार पापड़ भी फ्री नहीं दिया आपको, कि अला पिछले बार आप आए थे, आपकी कंपनी वाले आपको 1.5 करोड़ का बिल दे के गए, इस बार पापड़ फ्री देंगे हम आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट में पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे। आप निर्मल जी घर पर लेटे हुए हैं, आपको नहीं पता है आज कौन सा बैच आया है वहां पर, लेकिन एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट प्रॉफिट कर रहा होगा, और आप अगर प्रेफरेंस शेयर लिए तो 9% डिविडेंड मिल रहा होगा, और इक्विटी शेयर लिए तो जब प्रॉफिटेबिलिटी जो भी होगी उतना मिल रहा होगा। सो इस अवसर को मिस मत करना। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए आपसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, फोन नहीं करूंगा, इसको पर्सनल मानना कि ये अवसर मिस करने जैसा नहीं है। नहीं तो बोलते ना, लास्ट लाफ विल बी माइन, है ना, लास्ट लाफ विल बी माइन। जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं अभी, तो ये इक्विटी शेयर में है कि ये नहीं समझ में आया? प्रेफरेंशियल शेयर। आप चाहे तो प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं, चाहे तो इक्विटी शेयर ले सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? हाँ, दोनों में अंतर क्या होता है? इक्विटी शेयर का मतलब होता है ये लोग जो हैं, इनको प्रॉफिट तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, इनको 9% फिक्स अमाउंट मिलेगा हर साल 5 साल के लिए। उसके डिसाइड कब करना है? डिसाइड कब करना है? अभी करना है। इन्वेस्ट डिसाइड करना है। अभी तो हमने पैसा भेज दिया, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है कि क्या डिसाइड करना था। आपने इन्वेस्ट कर दिया ना? हाँ, कर दिया। आपके पास एक जब अलॉटमेंट वाले पोजीशन में, आपके पास एक फॉर्म आएगा फिर से, जिसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, मुझे ये लेना है कि वो लेना है।
ओके ओके सर। डिक्लेरेशन लेंगे हम, सर, क्योंकि सर उसमें आज उस डिक्लेरेशन में ये भी होगा कि 5 साल बाद आप चाहें तो आप उस शेयर को बेच भी सकते हैं और चाहें तो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि पहले वो शेयर आप बाहर नहीं बेच सकते। अगर बेचना है तो पहले कंपनी को बोलेंगे कि मुझे बेचना है, वापस खरीदना है, तो कंपनी बोलेगी हाँ खरीदना है, तो आप कंपनी बोले। अगर कंपनी ना बोलती है तो वो शेयर्स बाकी शेयर होल्डर को पूछेंगे कि भाई किसी को चाहिए क्या, ये शेयर बेच रहा है भाई साहब, तो उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ मैं इस क्रम को फॉलो करूंगा। कंपनी की जानकारी बिना आप थर्ड पार्टी को नहीं बेच पाएंगे, तो वो पूरा आएगा, ऑप्शन वाला आएगा, डोंट वरी। ये पार्टिबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टाइप का है। हाँ, अपने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में और कन्वर्टेबल डिबेंचर में अंतर क्या होता है? डिबेंचर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है। ओके ओके वो यूं समझ लो दोनों सेम है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर बड़ा भाई है, उसको पहले मिलेगा। ओके ठीक ओके है, तो कंपनी को प्रॉफिट। दूसरा, डिबेंचर जो है उसमें और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, एक डिफरेंस ये होता है कि डिबेंचर लोन में जाता है, लोन अकाउंट होता है, वो प्योरली लोन अकाउंट होता है। ओके ठीक है, उसको वो बाहर निकल ही जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होता है, वो अगर कंपनी कंटिन्यू करती है तो 20 साल तक प्रेफरेंस शेयर रह सकता है कंपनी में, मैक्सिमम 30 साल तक भी रह सकता है, लेकिन ओके मैक्सिमम 20 साल तक रह सकता है। सो सा- यूं समझ लो कि वो बड़ा भाई है डिबेंचर का। गारंटेड रिटर्न है ओके 9%, जो 9% आपको ओके कहीं पर भी गारंटेड नहीं मिलेंगे। नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर आते हैं आजकल 7% के आते हैं आते ओके ही नहीं है जो कि, पर आते तो 7% के आते हैं। पर क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि ऑलरेडी ये चलने ही वाला है, कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं। अब आप समझो निर्मल जी, 10,000 रूम की रिक्वायरमेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। ताजमहल में जितने विजिटर्स पर ईयर आते हैं, इस स्टैच्यू ने 3 ही साल में उसको क्रॉस कर दिया है। 10,000 रूम पर डे की रिक्वायरमेंट है, वहां पर उस एरिया में सिर्फ 1,000 रूम पर डे अवेलेबल है। तो आप अंदाजा लगा लो किस लेवल का स्कोप है। तो हम लोगों को अभी से ही पता है कि किस लेवल का प्रोजेक्शन जाने वाला है, तो हम अभी से 9% कमिट कर सकते हैं कि हाँ इतना तो हम सर आराम से हंसते हंसते दे देंगे। तो आज ही हमने अपने मैक्स बूपा का टाउन हॉल था, तो मैंने 10-12 लोगों से बात की है हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस के, मैक्स बूपा के। तो उसमें से कुछ लोगों ने मुझसे ये एक सवाल किया था, ये जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका क्या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेगा, कैसे हाँ पता लगेगा? हाँ, देखो ये लिमिटेड कंपनी बन रही है, ये लिमिट अभी अभी जो आप पैसा दे रहे हैं राजेश सक्सेना जी, वो आएगा इनोवेटिव थॉट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ओके वो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस में मैं अभी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी लिमिटेड कंपनी तो बन रही है, उसको महीना भर लगता है। तो मेरी पर्सनल ओके गारंटी दे रहा हूँ, जब तक शेयर्स इश्यू नहीं होंगे, ये पैसे की जवाबदारी मेरी है। ओके ठीक ओके है, फिर जब हम इसको कन्वर्ट कंपनी बनेगी तो आपको बाकायदा प्रिंटेड सर्टिफिकेट आएगा कंपनी का, सील विल लगा हुआ। और ओके ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी और लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना रहे, इसको लिमिटेड बना रहे हैं, क्योंकि 2026 में इसका आईपीओ लाने वाले हैं। ओके तो बिल्कुल, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आपका ये 2000 तक शेयर जाएगा, ऐसा मेरा प्रोजेक्शन है। आराम से जाएगा, आराम से तथास्तु, जाएगा विद इन 5 इयर्स, आराम से जाएगा, 2000 क्रॉस करेगा। आराम से जाएगा। मैं हम लोग अभी रोज रात को हम बैठ लोग के इसीलिए प्लान करे हुए हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल लेट मत 2000 करना, के मैं हिसाब से 24 के बाद चांस नहीं दूंगा, ध्यान से सर, सुन लेना। 2000 से उससे पहले ही हो जाएगा सर। 2000 ये 24 फरवरी के बाद ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट का, पहले हाँ से हाँ बता सर, देता हूं। मालूम है सर, मालूम है सर। अच्छा, लास्ट पॉइंट निर्मल जी, मैं आर्किटेक्ट के साथ बैठता हूँ, हम लोग अभी बहुत एग्रेसिव मीटिंग्स चल रही है सारी, तो हम डिजाइन पे बैठते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो वहां पर हम लोग जो 2000 की कैपेसिटी का जो एम्फी थिएटर बना रहे थे, अभी हम उसको रीडिजाइन करके 5000 की कैपेसिटी का बना रहे हैं। ठीक है, और कुछ गुड न्यूज ऐसी है जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कर दोगे उसके बाद मैं दूंगा, पहले नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो आप उस वजह से डिसीजन लो। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 9 एकड़ है लैंड, ये 9 एकड़ सिर्फ शुरुआत है, बस इतना सा समझ लीजिए हिंट। ठीक है, बाकी आगे की कहानी बाद में बताऊंगा मैं आपको। सो इतना सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास करके, बिलीवर्स राउंड है ये, जिसको लगता है अच्छा, कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस रखता है ना प्रसन्ना गांधी, तो उसको इतना पता चल जाएगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाले एरिया में अगर कोई रिसोर्ट, क्या कोई 4 रूम का एक गेस्ट हाउस भी खोलेगा ना, तो भी वो चलने ही वाला है यार, तो भी वो चलने वाला है। ठीक है, जिसमें तो हम तो 5 स्टार प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी बना रहे हैं। उसमें जो लाइफ मेंबरशिप के लिए हमने और अपग्रेड कर दिया है, लाइफ मेंबर्स जो होंगे उनको हम स्वीट रूम देंगे 2 नाइट्स के लिए एवरी ईयर, ख्याल आ रहा है। और लिमोजिन अलाउड नहीं है इंडिया में, नहीं तो लिमोजिन हमने प्लान किया था कि लाइफ मेंबर को पिकअप करने के लिए लिमोजिन जाएगी, लिमोजिन अलाउड नहीं है, तो हम कन्वर्टेबल ऑडी लेंगे, वो ऑडी रिसीव करने के लिए जाएगी हमारे लाइफ मेंबर्स को। लग्जरी ऐसी दूंगा कि आप और आपका परिवार बोलेगा कि किसी ने इज्जत कर दी हमारी, यार किसी ने इज्जत कर दी हमारी। आप अपने जब कस्टमर्स को भेजेंगे वहां पर निर्मल जी, जब आप अपने कस्टमर को गिफ्ट में 40% डिस्काउंट का कूपन गिफ्ट देकर भेजेंगे, तो कस्टमर बोलेगा कि निर्मल जी ने क्या जगह भेज दिया हमको, गजब। ऐसा ऐसा होता है क्या, कभी सोचा नहीं था।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज के लिए इतना ही। अभी सर, सेशन खत्म होने के बाद सर, इमीडिएटली हाँ 100 लास्ट रुपए के सर ये जो 6 लोगों का इन्वेस्टमेंट करना है एडवाइजर्स का, तो इसमें क्या सर हाँ 6 अगर एडवाइजर नहीं है, हमारे 2-3 क्लाइंट्स के नाम से अगर हम करना चाहें तो कर सकते हाँ हैं अमाउंट बिल्कुल देके? बिल्कुल बिल्कुल। वो आप एडवाइजर ना हो अभी कि क्लाइंट्स हो। आप अभी सिर्फ 5 लोगों का जो ग्रुप बुकिंग वाला पेमेंट करना है ना, हाँ, नाम आप बाद में देना, बुकिंग के जब डेट के बुकिंग टाइम कर पे दें। कोई हर्ज नहीं है, आप हाँ अभी कर दीजिए। ओके, लास्ट ओके। पॉइंट, एक और चीज कहना भूल गया मैं। इक्विटी शेयर जो है ना निर्मल जी, इक्विटी शेयर वो 10 रुपए का है, मैं 90 रुपया प्रीमियम लेकर और 100 रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही दे रहा हूँ, यानी इक्विटी शेयर लेंगे तो 100 रुपए में 1 शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर लेंगे तो 100 रुपए में 10 शेयर आएंगे, ठीक है। तो आपका 10 गुना तो वैसे ही हो गया, ऊपर से 9% और मिल रहा है आपको डिविडेंड। मैं चाहता हूं कि मेरा एडवाइजर रिस्क का दिमाग में से निकाल दे, कोई भी टेंशन है बोलो मुझे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। तो 10 टाइम इक्विटी के मुकाबले में 10 टाइम ऑलरेडी एंड उसका 9% डिविडेंड कंफर्म है। एडवाइजर को नुकसान होने देंगे नहीं, ये मेरा शुरू एडवाइजर के लिए तो बना रहे हैं यार, फिर और किसके लिए बना रहे हैं, है कि नहीं। ये जो 1000 करोड़ रुपया दूसरे होटल वाले कमा के ले जाते हैं, उस 1000 करोड़ जो अवार्ड फंक्शन के खर्च हो जाता है, उसमें से आपको कितना चाहिए ये एडवाइजर को डिसाइड करना है, मुझे नहीं डिसाइड करना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया, जमीन ले ली और वहां पर अप्रैल से काम चालू हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट एक और, इनॉग्रेशन फंक्शन होगा, उसमें गौतम भाई हम मोदी जी को बुलाएंगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो फर्स्ट राउंड के जो बुकिंग करने वाले लोग होंगे, उनको हम पहले चांस देंगे कि अगर आपको इनॉग्रेशन फंक्शन में आना है, मोदी जी आ रहे हैं तो आप वहां पर आइए। अमित शाह तो कंफर्म है ही, नहीं तो मोदी जी का ट्राई कर रहे हैं। तो इनॉग्रेशन फंक्शन इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन रहने वाला है सर। 100 फीट, सुनना ध्यान से निर्मल जी, जो हमारा इनॉग्रेशन का प्लानिंग चल रहा है, 100 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा ऐसा एलईडी स्क्रीन लगाने वाले हैं। 100 बैकग्राउंड में 100 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा, इतना बड़ा एलईडी स्क्रीन लगने वाला है। एकदम ग्रैंड कॉन्सर्ट होता है उस तरह का, मोदी जी के लेवल का हम अवार्ड फंक्शन करने वाले हैं। 5000 की कैपेसिटी वहां पर क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आ सके। सो आज के लिए इतना ही। सर, बाकी जो भी सवाल, हाँ लास्ट सर एक क्वेश्चन है कि अपना प्रेफरेंस शेयर जो आप दे रहे हैं, that will be converted, that is convertible into equity after 5 years. यस यस At what rate? उस समय जो रेट होगी, उस समय जो रेट होगी, अच्छा, वो अभी so the option is there. यस यस यस। Okay, yeah, thank you. वेलकम। सो सेशन खत्म होने के बाद मैं आपसे आशा करता हूं कि कम से कम 10 लोगों को इंस्पायर करिए, इस अवसर को मिस न करें। नहीं तो क्या होगा मैं बता देता हूं अनिल कामत जी, नहीं तो होगा ये कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि आपको पता था और आपने उनको नहीं बताया नीता जी, तो वो आपको क्या बोलेंगे, वो मुझसे बुलवाइए मत। आप भी मिस मत करिए, साथियों को इंस्पायर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।